हाँ जी बेटा, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीए की इस जर्नी में। ठीक है, और मैं पहले आपसे कुछ बहुत ही सिंपल से और नॉर्मल से कुछ सवाल पूछ लूं सो दैट कि मैं आपसे थोड़ा रूबरू हो जाऊं। ठीक है, पहले आप मुझे बताइए जरा ध्यान से कि आप में से कितने लोगों ने आईसीएआई वाला जो सीए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है वो करा लिया है। Raise your hands। ओके, तो आपको तो बहुत ज्यादा मुबारकबाद है कि अब आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं। और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस कमिंग वीक के अंदर या इसी हफ्ते के अंदर करा लेंगे रजिस्टर्ड? अभी तक नहीं कराया बट करा लेंगे। ओके, और कितने लोग ऐसे हैं जो आईसीएआई का ट्रायल ले रहे हैं, वो कह रहे हैं हम उसका भी डेमो लेंगे पहले एक बार, फिर उसके बाद सोचेंगे कि करना है नहीं करना है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली एडवाइजेबल आप सभी के लिए यही है कि आप इस वीक के अंदर अंदर अपने आप को क्या कर लें, रजिस्टर्ड कर लें, क्योंकि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उनको पता होगा कि उनके साथ बुक्स को लेकर के कुछ थोड़ी थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऑर्डर हो रही है, नहीं हो रही है, कभी अमाउंट जीरो आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो इसलिए बुक्स में टाइम लग जाता है, इसलिए वो एज सुन एज पॉसिबल हम क्या करते हैं, जब ऑर्डर वो कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, तो बुक्स फिर हमारी टाइमली क्या हो जाती है, डिलीवर हो जाती है। ठीक है, तो एक तो आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जैसे मुझे बताओ जरा ध्यान से कि क्या नाम है आपको, आप लोगों ने ठीक है सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन करा लिया है, अभी नहीं कराया तो करा लेंगे। आपको सारी बातें पता है फाउंडेशन के बारे में, सीए कोर्स के बारे में, या कोई आपका कोई डाउट हो? मुझे पता है कि आपको सब कुछ नहीं पता है, पर मैं वैसे ही पूछ रहा हूं कि आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज हो कि यार आज हम क्लास में जाएंगे तो चलो ये पूछ करके आएंगे, या मुझे इसको लेकर के कोई डाउट है, तो ऐसा कोई डाउट हो जो क्लास के शुरू में ही पूछना हो? नहीं, बाकी क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं। अगर कोई पर्सनल डाउट होगा, मतलब पर्सनल वैसा वाला पर्सनल नहीं, मतलब कोई 1-to-1 पूछना होगा तो आप क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने जो हमारा जी प्रो वाला रजिस्ट्रेशन था, फॉर्म था, वो भर दिया था? यहाँ आकर के भर दिया था? अच्छा, एक गलत पूछ ले, सॉरी। कितने लोगों ने नहीं भरा था? रेजोरेंस, कितने लोगों ने नहीं भरा था? तो फिर आपने डिटेल्स भेज दी थी फोन पे, तो आप जाते हुए प्लीज जाकर आज जब जाओगे यहाँ से तो रिसेप्शन पे वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हुए चले जाइएगा। ठीक है, तो उससे ही होगा कि बाद में जो है वो आपकी सारी डिटेल रहेंगी हमारे पास प्रॉपर तरीके से। ठीक है जी, अब एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, आप थोड़ा सा दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिएगा उसका, है ना? सही सही जवाब चाहिएगा, ये मत सोचेगा कि मेरे बगल वाला क्या सोचेगा या मेरे बगल वाली क्या सोचेगी, है ना, आगे पीछे मेरे फ्रेंड्स भी बैठे हैं वो क्या सोचेंगे। सच्ची सच्ची बताना, आप में से कितने लोगों ने सीए जो कोर्स है वो अपनी मर्जी से ज्वाइन किया है? रेजोरेंस, मर्जी से ज्वाइन किया है। ओके, और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा फील हुआ, ठीक है मर्जी भी है मेरी, लेकिन मेरे ऊपर कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी प्रेशर था? रेजोरेंस, ओके। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसलिए सीए कोर्स ज्वाइन किया है क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड ने ज्वाइन किया है, वो जहां जहां चलेगी मैं भी वहां वहां चलूंगा। अभी कल संडे था ना, तो कल मैं एक मैराथन दौड़ करके आया, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक मैराथन थी, तो मैं जब उसमें दौड़ रहा था तो दो लड़के आपस में बात कर रहे थे, उनका एक तीसरा दोस्त था, तो ये आपस में ये बात कर रहे थे कि यार वो हमारे साथ तो दौड़ ही नहीं रहा है, वो अपनी वाली के साथ ही दौड़ रहा है। तो उनका पूरे रास्ते वो 1-2 किलोमीटर मेरे साथ रहे, 10 किलोमीटर की मैराथन थी, 1-2 किलोमीटर मेरे साथ साथ दौड़ते रहे, उनका बस ये डिस्कशन, भाई ऐसा ही होता है भाई, दोस्तों को भूल जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है ना? तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इन सब चीजों से क्या रहना है, थोड़ा सा दूर रहना है। प्यार मोहब्बत बाद का काम है, अभी का काम नहीं है। वैसे इसके ऊपर मैं आपको आगे भी बहुत सारे लेक्चर देता रहूंगा। ठीक है, ठीक है जी। अब देखो, मैं बहुत सारी बातें आपको समझाऊंगा, पहले सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले जो आपको जरूरी लगे वो आप अपने रजिस्टर पे लिखते हुए रहेगा। जब मैं आपको बोल दूंगा कि भाई यहां से हमने स्टार्ट कर दिया है, ये तो बातें आपको लिखनी लिखनी है, वहां तो चॉइस नहीं है, बट अभी जहां तक मैं आपको कुछ फाउंडेशन से रिलेटेड चीजें समझा रहा हूं, वो चीजें जो भी आपको जरूरी लगे वो चीजें आप क्या करते रहना, नोट करते रहना। ओके जी, सबसे पहले आपको बताया कि हमारे सीए फाउंडेशन में टोटल एग्जाम कितने हैं? हाउ मेनी पेपर्स? 4 पेपर है ना? आई गेस ये तो सभी को पता होगा, इसमें तो कोई डाउट वाली बात है नहीं। तो ये भी पता होगा अच्छे तरीके से कि कौन कौन से पेपर है। पेपर 1 क्या है बताओ? अकाउंटिंग। पेपर 2 क्या है? बिजनेस लॉ। ऐसे आवाज नहीं आ रही ना, मुझे समझ में आ रहा है कि तुमको पता ही नहीं है। पेपर नंबर 3 क्या है बताओ? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये बस फैंसी नाम रख दिया उन्होंने, एक्चुअली में ये क्या है? मैथ्स है, मैथ्स एंड स्टैट्स।
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नाम इसका रखा हुआ है इसलिए क्योंकि इसके अंदर 3 हिस्से हैं, एक लॉजिकल रीजनिंग है, एक मैथमेटिक्स है और एक स्टैटिस्टिक्स है, इसलिए उसका नाम ऐसा रख दिया है। और फिर इसके बाद आता है पेपर नंबर 4, बताओ उसका नाम क्या है? नॉट इकोनॉमिक्स, क्या नाम है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। इनमें से बताइए जरा ध्यान से कौन से आपके मेन पेपर हैं, मेन पेपर कौन कौन से हैं? हाथ जुड़वाइएगा, ये गलती आपने आज पहले दिन करी है, आगे से दौरान जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक मत करिएगा। चारों के चारों क्या हैं? मेन पेपर हैं। ये 2 पास करवा देंगे क्या आपको? हम मेन पेपर पढ़ के जाएंगे, बाकी नहीं पढ़ेंगे। चारों के चारों पेपर क्या हैं? मेन है, मेन पेपर है चारों के चारों, ठीक है। एक में भी लुढ़के आप तो पूरे में लुढ़क जाओगे सारे में। भाई मेरे अकाउंट्स में आए हैं 94 मार्क्स, पर मेरे बिजनेस इकोनॉमिक्स में रह गए 39 मार्क्स, यू आर फेल्ड। 94 लाने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको यहां ध्यान रखना है, यहां आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी 12th क्लास जैसी नहीं हो सकती कि एक सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में 90 प्लस आ गए, बाकियों में बस नॉर्मल से मार्क्स आ गए तो काम चल जाएगा। यहां पास तो आपको क्या होना पड़ेगा? सारे सब्जेक्ट्स में होना पड़ेगा, ठीक है जी। फिर इसके बाद मुझे बताइए, ये तो आइडिया होगा आपको थोड़ा बहुत कि इन दोनों में से कौन कौन से पेपर सब्जेक्टिव हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 ये दोनों क्या है? सब्जेक्टिव है। व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्टिव? लिखना पड़ेगा आपको, है ना, अकाउंट्स के प्रॉपर आंसर लिखने पड़ेंगे, लॉ का प्रॉपर आंसर लिखना पड़ेगा। लेकिन जो आपके पेपर नंबर 3 और 4 हैं, वो 3 और 4 कैसे हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव टाइप? एमसीक्यूज, ठीक है। तो जय माता की करके उस पर कहीं भी एक जगह आपको टिक लगाना है, गोले भरने हैं और वो आपके पेपर जो है वो पास हो जाएंगे। अब आप मुझे बताना, क्योंकि ये 2 पेपर जो है वो सब्जेक्टिव हैं, 2 पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव हैं, तो क्या हमारे पास नेगेटिव मार्किंग नाम की भी कोई चीज है? यस, लेकिन कौन से पेपर में है? अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग सिर्फ और सिर्फ कौन से पेपर में है? ऑब्जेक्टिव वाले पेपर में है, ठीक है। अच्छा, कितनी नेगेटिव मार्किंग है? अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो एक नंबर गया, 0.25। एंड व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव मार्किंग? बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक क्लैरिटी नहीं होती है कि नेगेटिव मार्किंग होती क्या है। नेगेटिव मार्किंग ये होती है, मान लीजिए मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए करने के लिए, उसमें से आपने 3 करेक्ट किए, तो एक नंबर के क्वेश्चन थे, आपको वहां से कितने मार्क्स मिले? 3। लेकिन 2 आपने गलत किए, तो गलत किया तो उसका 0.25 मार्क्स कट जाएगा। तो 2 क्वेश्चन गलत किए, 0.25 मिला के 0.5 मार्क्स कट गए, तो आपका मार्क्स कितने आएंगे? 2.5। यानी जो आपने गलत सही कर रखे हैं उसमें से गलत की वजह से जो पेनल्टी मिली है, जो पनिशमेंट मिली है, वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। करेक्ट है, ठीक है जी। तो क्या हमें ऐसा करना है कि जो एमसीक्यू वाले पेपर है उसमें जय माता की करके जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसमें एबीसीडी करके टिक लगा दे हैं? नहीं भाई, नेगेटिव में चले जाएंगे मार्क्स आपके। मान लो सही करे आपने 20 और 80 कर दिए गलत, तो 0 हो गए आपके। आपको के 0 कैसे आगे करके तो पूरे के पूरे 100 आया था। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो डेफिनेटली कंपैरेटिवली थोड़ा आपको ऐसा फील होगा कि सब्जेक्टिव के मुकाबले में थोड़ा इजी रहेगा, लेकिन आप उसमें अपने मनमर्जी मुताबिक कहीं पर भी टिक नहीं लगा सकते। आता होगा तो करिएगा, नहीं आता होगा तो मत करिएगा, राइट, ठीक है जी। पेपर बेटा जरा बताना कितने कितने मार्क्स के हैं? 100 मार्क्स का। हर एक पेपर कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है ना, ठीक है। अब आपको आइडिया है इस बारे में कि हमारे एग्जाम का पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है? पासिंग क्राइटेरिया की बात करेंगे तो मुझे बताना, एक क्राइटेरिया है, 2 है? 2 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया क्या बोलता है? 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, यानी 4 सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट्स के अंदर आपको 40 मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं। अगर आपके किसी एक भी सब्जेक्ट में 39 रह गए तो आप चारों में फेल हैं। कंपार्टमेंट वाला इशू नहीं होता यहाँ पे, कंपार्टमेंट आएगी फिर 10-15 दिन पढ़ के और एग्जाम दे देंगे। एक में फेल, सब में फेल, राइट। और दूसरा जो हमारा क्राइटेरिया है वो क्या है? आपको 50% मार्क्स चाहिए, कैसे? एग्रीगेट, यानी कि अगर 100 मार्क्स के 4 पेपर हैं, यानी कि टोटल मिलाकर कितने हो गए? 100 मार्क्स हो गए, 400 मार्क्स हो गए। तो आप बताना जरा ध्यान से, 40 इन ईच सब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए, साथ में इसके आपको कितने चाहिए? 50%, यानी कितने? 200 मार्क्स। अच्छा, एक सब्जेक्ट में अगर हम 40 स्कोर करते हैं तो वैसे टोटल हमारा कितना बनता है? 160। तो 160 तो लाने ही इन एनी केस, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि हर सब्जेक्ट में 40 चाहिए, उसके ऊपर से 40 और चाहिए, 40 और स्कोर करने हैं आपको। आप चाहे इस 200 को ऐसे काउंट कर सकते हो कि हम 50 × 4 कर लें, हर सब्जेक्ट में हमारे कितने आने चाहिए? 50 आने चाहिए। या चलो मान लो किसी में तो 60 आ गए, किसी में 40 आ गए तो भी चल जाएगा, किसी में 70 आ गए, बाकी तीनों में कितने आ गए? 40-40 आ गए। आपको किसी भी तरीके से एग्रीगेट करके कितना लेके जाना है? 200 लेके जाना है।
तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, किसी एक या दो सब्जेक्ट को इतना स्ट्रांग बना लेते हैं कि भाई वहां पे उनके मार्क्स 60 प्लस 70 प्लस स्कोर हो जाए। क्या सीए फाउंडेशन में आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं? किसी भी सब्जेक्ट में 90 प्लस कर सकते हैं, इन एवरी सब्जेक्ट। बस थोड़ा सा लॉ थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, अदरवाइज बाकी तीनों सब्जेक्ट में बहुत आराम से 90 प्लस मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। क्या मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं? आए हैं बहुत बच्चों के, पिछले टाइम में हमारे स्टूडेंट के 99 मार्क्स आ रखे हैं, और मैं देख के मैं ही बहुत चक्कर रहेगा, मैं 99 मार्क्स आ गए भाई सीए फाउंडेशन में। सोचो तो 99 क्वेश्चन उसने क्या कर रखे हैं, बिल्कुल सही करके आया होगा वो। क्या इकोनॉमिक्स में 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, 90 प्लस तो बहुत आते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। तो आप ध्यान रखना, जो एमसीक्यू वाले सब्जेक्ट्स हैं उन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत आसानी से 90 प्लस मार्क्स आ जाते हैं। और अकाउंट्स क्योंकि आपने हमेशा से पढ़ा हुआ है तो इसलिए अकाउंट्स में भी बहुत आसानी से 90 प्लस मार्क्स आते हैं। एक बिजनेस लॉ सब्जेक्ट ऐसा है जिसे आप पहली बार पढ़ेंगे, और क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है वो ऐसा है कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हैं, आपके घर में सब अंग्रेजी बोलते हैं एकदम फर्राटेदार, आपको यूएस वाला एक्सेंट आता है, तो इसलिए बिजनेस लॉ के पेपर में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहां हमें सारे आंसर किस में लिखने होते हैं, इंग्लिश में लिखने होते हैं। और ये वैसा हिसाब किताब भी नहीं है बिजनेस स्टडीज की जगह कि ऊपर ऊपर की हेडिंग रट करके ले जाते हैं, अंदर तो कुछ भी जो मन करे वो लिख देंगे, तो वो वाला हिसाब किताब नहीं है। अब आप मुझे बताइए बेटा, आप लोग एकेडमिक कोर्स की तरफ बढ़े हैं या प्रोफेशनल कोर्स की तरफ बढ़े हैं? प्रोफेशनल कोर्स की तरफ बढ़े हैं। तो प्रोफेशनल कोर्स के अंदर बहुत सारी चीजें जो होंगी वो कैसी होंगी, प्रोफेशनल जैसी ही होंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ सब्जेक्ट्स तो डेफिनेटली अपने फेवरेट या मान लीजिए फॉर एग्जांपल अपने स्ट्रांग बनाने होंगे, जिनमें कि आप मार्क्स थोड़े ज्यादा स्कोर करें। जैसे ऐसा मैं सजेस्ट कर रहा हूं आपको कि आप अकाउंट्स को टारगेट बना लीजिए कि भाई वहां पे 70-80% तो मुझे लाने ही लाने, कैसे भी मतलब कैसा भी स्टूडेंट हो, चाहे वो 90 प्लस टारगेट कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन 70 प्लस का टारगेट तो रखना ही रखना है कि अकाउंट्स में इतने आ जाए। मैं कहता हूं इकोनॉमिक्स में भी बड़े आराम से मार्क्स आते हैं, तो आप बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी इतना टारगेट रख लें। अब जो मैथ्स की बात है, जरा एक बार मुझे बताइए आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो विद मैथ्स थे 12th क्लास में? एक बार प्लीज रेज योर हैंड्स। विद मैथ्स, ओके, एंड विदाउट मैथ्स, ओके। तो कुछ बच्चे जो होते हैं जो विदाउट मैथ्स होते हैं, उनको कई बार ऐसा डाउट फील होता है कि हम तो विदाउट मैथ है, हम तो कुछ ना कर पाएंगे जीवन में, हमारी तो जिंदगी बर्बाद होगी मैथ्स ना लेकर के। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने सीए कोर्स ज्वाइन किया है, नॉन मैथ्स वाले बच्चों के लिए सीए कोर्स से बेटर कोई चीज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपसे एंट्रेंस एग्जाम जो हमारा फाउंडेशन का होता है, सिर्फ उसके अंदर मैथमेटिक्स की बातें पूछते हैं, इसके बाद मैथ्स का दामन जिंदगी भर के लिए छूट जाएगा। ये साइन थीटा कॉस थीटा दुनिया सिर में दर्द कर रखा है इन लोगों ने, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये खत्म ही हो जाएगी, फिर फाउंडेशन के बाद आपको कभी देखने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन भैया फिर भी हैं तो हम नॉन मैथ्स ही ना, तो हमारा क्या होगा? वैसे तो आपको मैथ्स वाले सर जो है इसकी डिटेल एक्सप्लेन करेंगे कल जब उनकी क्लास होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना बता सकता हूं कि मैथ्स जो है उसके 3 पार्ट्स हैं। एक मैथ्स है, यानी हमारा जो क्यूए का पेपर है उसका एक मैथ्स का पार्ट है, एक आपका उसके अंदर स्टैट्स का पार्ट है, और एक उसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, एलआर का। 3 हिस्से हैं उसके, जिसमें 40 नंबर की मैथ है, 40 नंबर की स्टैट्स है, 40 नंबर की लॉजिकल रीजनिंग है। सॉरी, ओ मतलब पता है आपको। अब आप मुझे बताओ इन तीनों में से सबसे इजी एरिया कौन सा है? एलआर। एलआर सबसे इजी एरिया, उसमें वो बताना होता है ये मेरी बुआ है, वो चाची की बेटी है, तो बताओ इसके साथ मेरा क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो बताना होता है यहाँ पे। जैसे ये इसके आगे बैठा है, वो 4 आप पीछे बैठा है, वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होते उनके अंदर ऐसे लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। कभी आपने उस पे भी इंस्टा पे भी देखे होंगे, उसने 4 वर्ड बना के दे रखे हैं, वो आपसे पूछता है बताओ 5वां वर्ड कौन सा होगा उसी सीक्वेंस में। ऐसे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो ये चाहे आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो चाहे नॉन मैथ से हो, सबके लिए सेम है, सबके लिए नया है और बहुत ईजी है, राइट। दूसरा स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट करें, वो सबने पढ़ रखा है। आपने सबने 10th क्लास की इकोनॉमिक्स पढ़ी है, 11th 12th की इकोनॉमिक्स पढ़ी है, वहां जो 11th में स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे, मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन, यही सब भरा पड़ा है 40 नंबर के अंदर। इंडेक्स नंबर हुआ, फिशर्स मेथड करके ऐसा कुछ होता था, वो सब इस 40 नंबर के अंदर है। तो मुझे बताइए इन 60 मार्क्स के लिए तो मैथ्स और नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सबके लिए एक जैसा ही है वो। तो जो ये 40 नंबर की मैथ्स है, इस 40 नंबर की मैथ्स में से भी मैं कम से कम 12 से 15 नंबर आपके इधर बोल देता हूं कि 12 से 15 नंबर ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं जो सबको आते हैं, जो या तो अपने 10th में पढ़ रखे हैं या बहुत ही सिंपल से टॉपिक है। सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, जो मैथ्स वाले हैं उनको आइडिया है इस बारे में, सिर्फ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का टॉपिक ऐसा है जो 11th 12th वालों को आता है, यानी क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड वालों को आता है, नॉन मैथ्स वालों को नहीं आता है, राइट। तो वो भी अगर क्लास के दौरान आप सीख जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा मैं आपको ये बोल रहा हूं 75 से लेके 80 नंबर का जो मैथ्स का पेपर है, क्यूए का पेपर है, वो मैथ्स और नॉन मैथ्स वाले बच्चे सबके लिए क्या होता है, एक जैसा होता है, उसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं होता, करेक्ट है।
तो इसलिए नॉन मैथ्स वालों के दिमाग में अगर मैथ्स को लेकर के कोई हुआ हो तो बिल्कुल बाहर निकाल देना, ठीक है। अकाउंट्स आपने हमेशा से पढ़ा हुआ है, उसमें आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। बिजनेस इकोनॉमिक्स, आधे से ज्यादा इकोनॉमिक्स आपने 11th-12th में पढ़ी हुई है, वैसी ही थोड़ी एडवांस लेवल पे मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्यूए मैंने आपको बता दिया, मैथ्स नॉन मैथ्स वालों के लिए 75 to 80 मार्क्स बिल्कुल सेम रहने वाले हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। पेपर जो आपके लिए बिल्कुल नया है वो क्या है, बिजनेस लॉ। लॉ का जो पेपर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए। और ये वैसा पेपर नहीं है जैसा आप बिजनेस स्टडीज में करते हो, बीएसटी में करते हो, कि भैया हमें कोई टॉपिक दिया गया, हमने रट लिया, एग्जाम में क्वेश्चन आया, हमने हेडिंग लिख दी, उसके बाद अंदर का मसाला खुद बना करके लिख दिया। ये तो मसाले वाली कहानी यहां नहीं चलेगी। यहां प्रॉपर आंसर लिखने होते हैं, केस स्टडीज के आंसर आते हैं। और ये केस स्टडी के आंसर वैसे भी नहीं लिखने जैसे आपने बीएसटी में केस स्टडी के आंसर लिखे हैं। बीएसटी की केस स्टडी होती ही नहीं है, मैं आपको बता दूं। अच्छा, हमें तो ये बताया गया था कि वो केस स्टडी होती है। एक्चुअली में जब आप यहां पढ़ोगे लॉ की केस स्टडीज, तब आप देखोगे एक्चुअली में ये केस स्टडी है, इनके आंसर जो है वो तरीके से लिखे जाते हैं, ठीक है। तो बिजनेस स्टडी, ये जो बिजनेस लॉ का हमारा सब्जेक्ट है ना, इसके लिए मैं अभी बोल दे रहा हूं आपको फर्स्ट क्लास के अंदर ही, अगर आप में वो बच्चे जिन लोगों की इंग्लिश ठीक है उनको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिनकी इंग्लिश वीक है उनको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा लिखते समय। समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ दिक्कत थोड़ी सी कहां पे आती है, लिखने में। और मैं आपको इतना बोल देता हूं, अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि हाँ मेरी अंग्रेजी तो वीक है, तो आप इसी महीने में फर्स्ट मंथ के अंदर ही आप क्या करिए, आप अपने सिर्फ बेसिक बातें, जो आपने देखा होगा, हम जब कभी इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करते तो हमें सिखाई जाती थी कि टेंसेस सीख लो, मॉडल सीख लो, जो बेसिक बातें हैं ना, बस वो सीख लो कि यार इज एम आर का इस्तेमाल कैसे होता है, हैज हैव का इस्तेमाल कैसे होता है, मस्ट शुड, इन सब चीजों का इस्तेमाल कहां कहां होता है, सेंटेंस फ्रेमिंग आनी चाहिए, दैट्स इट। आपको इतना ही रिक्वायर्ड है। फिर जैसे जैसे आप बढ़ेंगे सब्जेक्ट में आगे, वैसे वैसे आपको खुद को समझ में आना शुरू हो जाएगा, राइट। आप पता चल रहा है कि उसके दिमाग में आंसर तो है पर वो उसको कॉपी पे उतार ही नहीं पा रहा है, तो फिर डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा आपका, राइट। तो वो राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी क्लासेस के दौरान आपकी, उसमें भी आपकी काफी इंप्रूवमेंट आएगी, राइट। लेकिन इस बात के लिए मैं आपको बोलता रहूंगा कि थोड़ी इंग्लिश के ऊपर आपको अपनी ध्यान देने की क्या है, जरूरत। ओके बात, ठीक है। तो मुझे बताइए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, पासिंग क्राइटेरिया वगैरह ये सारी चीजें आपको क्लियर है। अगर हम एक सब्जेक्ट में फेल हुए तो बताना, उसी में फेल होंगे, सब में फेल हो जाएंगे, सब में फेल हो जाएंगे। सारे सब्जेक्ट्स में पास हो गए लेकिन आपके 200 मार्क्स नहीं आए तो भी क्या हो गए, फेल हो गए। अकाउंट्स में 99 है आपके और टोटल 199 है आपके, पास फेल फेल जी। अरे ये अंदर की बात कहां से पता चली तुमको, सुना है कहीं पे? बेटा एक ग्रेस मार्क्स का कंसेप्ट होता है, जो आपने कभी बचपन में सुना हो कि आप 5वीं क्लास में थे, आपके 33 नंबर नहीं आ रहे थे, आपके 29 थे, मैथ वाली मैडम ने 4 नंबर की ग्रेस देके धक्का लगा दिया, आप पास होकर अगली क्लास में चले गए। ऐसी वाली ग्रेस सी इंस्टीट्यूट नहीं देता है। अरे 39 ही थे, पास कर दो, बेचारे को लगा धक्का 1 नंबर का, हम अपनी तरफ से ऐड कर देते। नो, इंस्टीट्यूट कभी, आप पहले ग्रेस मार्क्स समझते हैं ना सब लोग कि भाई थोड़े से कम पढ़ रहे हैं, थोड़े से जोड़ के चलो पास करवा दो। ओ भाई ऐसे सीए नहीं बनाने मार्केट में हमें कि धक्का मार के पास हुआ हो। आप ध्यान रखना, ग्रेस मार्क्स इंस्टीट्यूट आईसीएआई सिर्फ आपको तब देता है जब आपने जो पेपर लिखा है उसके किसी क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई गलती थी, उसके ग्रेस मार्क्स आते हैं। या ऐसा फील हुआ इंस्टीट्यूट को कि जब बच्चों ने एग्जाम दिया तो बच्चों ने कहा एग्जाम वाज टू डिफिकल्ट लेवल के हिसाब से, तो जब पेपर उनको लगता है कि डिफिकल्ट सेट हो गया है तो उस केस में वो 5-6 नंबर की ग्रेस सबको देते हैं। फिर उनको नहीं देते जिनके 38-39 आते, जिसके 75 आ रहे होंगे उसको भी 5 जोड़ करके कितने कर देंगे, 80 कर देंगे। मैं आपको यहाँ पे शीट दिखाऊंगा, जो बच्चों ने शीट दी वो दिखाऊंगा कि ग्रेस मार्क्स कैसे ऐड होते हैं। ऐसा नहीं कि पास करवाने के लिए ग्रेस मिलता है, ग्रेस मिलेगा तो फिर किसको मिलेगा, सबको मिलेगा 5 नंबर का। अब आपके 34 आ रहे थे, आपको 5 नंबर की ग्रेस मिली, यू आर स्टिल फेल्ड। तो ऐसा नहीं है कि बाकियों को 5 नंबर की ग्रेस मिली, आपको 6 नंबर की ग्रेस मिल जाएगी तो आप पास होकर आगे निकल जाएंगे ना। तो ग्रेस पास करवाने के लिए नहीं मिलती है, ग्रेस किस लिए मिलती है, क्योंकि एग्जाम में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से क्या दी गई है, ग्रेस दी गई है, राइट। ठीक है जी। और बेटा किसी को डाउट हो यहां तक? कोई नहीं। एक बार आपने जैसे भी चारों फैकल्टीज को देख तो लिया था, मैं आपको एक बार थोड़ा सा गाइड कर दूं। आपका जो पहला सब्जेक्ट है बेटा वो है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का सब्जेक्ट आपको 2 लोग पढ़ाएंगे, एक तो मैं पढ़ाऊंगा और एक निकुंज सर पढ़ाएंगे। आधी अकाउंट्स आपको मैं पढ़ाऊंगा, आधी अकाउंट्स आपको वो पढ़ाएंगे। तो ये सब्जेक्ट जो है हम दोनों में डिवाइडेड है।
बिजनेस लॉ का जो दूसरा सब्जेक्ट है वो पूरा सब्जेक्ट आपको मैं पढ़ाऊंगा। तीसरा सब्जेक्ट जो क्यूए का है वो भी जो भारी भरकम आदमी यहां खड़े थे विश्वजीत साहू सर, वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और चौथा सब्जेक्ट जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का है वो आपको सुमित कुमार सर पढ़ाएंगे। अपनी अपनी रेस्पेक्टिव क्लास में आपका सभी टीचरों के साथ इंट्रोडक्शन हो जाएगा। आज 2 क्लास है, कल 2 क्लास है, ठीक है। अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कैसे स्टार्ट करेंगे, अभी आपकी मैं स्टार्ट कर रहा हूं बिजनेस लॉ, क्यूए स्टार्ट करेंगे विश्वजीत सर, अकाउंट स्टार्ट करेंगे निकुंज सर, और बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे सुमित सर। फिर जब निकुंज सर अपना वाला पार्ट फिनिश कर देंगे फिर अकाउंट्स में मैं इंट्रोड्यूस हो जाऊंगा, फिर आपको बाकी की अकाउंट्स मैं पढ़ाऊंगा। बताइए इस चीज को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं, क्लैरिटी है सबको, ठीक है जी। अब जरा ध्यान से समझिएगा, हमारे जो सब्जेक्ट का नाम है वो है बिजनेस लॉ, मतलब मुझे जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है उसका नाम क्या है, बिजनेस लॉ, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं आपसे पहले। अब जब हमारा सब्जेक्ट रेडी होगा तो एक बार पूछ लें आप लोग, आर यू गाइस रेडी? ऐसे तो नहीं है जैसा, आर यू गाइस रेडी? आर यू गाइस रेडी? नहीं, अब वो अभिषेक कह रहा है हाँ थोड़ा सा तो हूं। चलिए सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए जरा ध्यान से, आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? बिजनेस लॉ है या बिजनेस लॉज है? लॉ या लॉज? ये कह रहे क्या ही फर्क पड़ता है इस बात से, एक एस का ही तो फर्क है। बताइए फर्क है या नहीं है? बहुत फर्क है। आप बिजनेस लॉ नहीं पढ़ने वाले हैं, आप बिजनेस लॉज पढ़ने वाले हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस लॉ? पहले बिजनेस लॉ की बात करें। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस लॉ? बिजनेस लॉ मतलब यह एक ऐसा लॉ जो किससे कनेक्टेड होगा, बिजनेस के साथ कनेक्टेड होगा। व्हाट इज बिजनेस लॉज? अब एक लॉ होगा या कई सारे लॉ होंगे? अब कई सारे लॉ होंगे जो किससे कनेक्टेड होंगे, बिजनेस से कनेक्टेड होंगे। तो मैं आपको यहां क्या पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको यहां मैरिज एक्ट पढ़ाऊंगा, मैरिज एक्ट, हिंदूज एक्ट, हिंदू एक्ट नहीं, इंडियन पीनल कोड कि अगर आपने मर्डर कर दिया तो आपको सजा मिलेगी, आपने कुछ और घनघोर काम कर दिया तो आपको सजा मिलेगी, वो सब पढ़ाया जाएगा। आपको पता है हमारे लॉज जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं, मेजर मेजर, एक होता है सिविल लॉ और एक होता है क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। तो हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, क्रिमिनल लॉ या सिविल लॉ? सिविल लॉ, यानी जो बिजनेस लॉ है वो किसका हिस्सा है, सिविल लॉ का हिस्सा है। व्हाट इज क्रिमिनल लॉ? जिसके अंदर आपको एक क्राइम करते हैं और फिर क्राइम के बारे में चीजें पढ़ाई जाती हैं, दैट इज क्रिमिनल लॉ। जैसे इंडियन पीनल कोड की धारा 302 के तहत इसे फांसी चढ़ा दो, जैसा बोलते हैं ना कई बार ऐसा, तो बताइए वो जो इंडियन पीनल कोड कानून है वो कानून कैसा है, क्रिमिनल लॉ है, राइट। और हम जो बात कर रहे हैं वो सिविल लॉ की बात करते हैं। सिविल लॉ के अंदर क्या होता है, क्राइम नहीं होता है, आप बस कानून तोड़ते हैं, उसको क्राइम नहीं कहा जाता, राइट। सजा भी मिलती है, पनिशमेंट भी होती है, सारी चीजें होती हैं, पर उसको सिविल लॉ क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर मर्डर जैसा, किडनैपिंग जैसा, ये सच इस तरह के क्राइम्स नहीं होते हैं, ठीक है। और सिविल लॉ का ही एक पार्ट है हमारे पास क्या, बिजनेस लॉ। तो हमें जो बात करनी है वो किसकी करनी है आपसे, बिजनेस लॉ की बात करनी है, करेक्ट है, ठीक है जी भैया। अब जरा ध्यान से समझिएगा, सब्जेक्ट का नाम है आपका भाई साहब बिजनेस लॉ। पहले लॉ का जो सब्जेक्ट है उसको मैं आपका थोड़ा सा क्या कर दूं, उससे इंट्रोडक्शन दे दूं। मुझे बताओ बिजनेस लॉ लिखा है या लॉज लिखना चाहिए, लॉज, बिजनेस लॉज लिखना चाहिए। आपको आइडिया है थोड़ा बहुत ऐसा कि भाई सीए फाउंडेशन का जो बिजनेस का पेपर आता है उसका पेपर पैटर्न कैसा होता है? हालांकि अभी मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझ में आएगा, लेकिन अभी ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं कि हमारे बिजनेस लॉ का जो पेपर आता है एग्जाम में वो कैसा पेपर आता है। पहले तो सब्जेक्टिव पेपर है। जो पेपर पैटर्न रहेगा आपके पास वो कुछ ऐसा रहेगा कि आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा। तो मुझे बताइए अगर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है तो आपको तकरीबन तकरीबन इसे करने के लिए कितने पेज भरने होंगे? 20 नंबर का है बेटा। अरे भैया आप कैसी बात करो, क्या 20 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा ना? क्वेश्चन नंबर 1 अगर 20 मार्क्स का है तो क्वेश्चन नंबर 1 के क्या होंगे, इसके अंदर पार्ट्स होंगे, सब पार्ट्स होंगे, ए बी सी डी ऐसे करके। तो कोई 4 नंबर का है, कोई 3 नंबर का है, कोई 2 नंबर का है, कोई 7 नंबर का है, कोई 6 नंबर का है, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो एग्जाम आता है। तो आपके 5 एक्चुअली में क्वेश्चन 6 आएंगे, हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। तो इन टोटल आपका जो पेपर आएगा वो कितने मार्क्स का आएगा, 120 मार्क्स का आएगा। लेकिन आपको अटेम्प्ट कितने का करना है, 100 मार्क्स का करना है। अब 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कैसे करेंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज कंपलसरी, कंपलसरी, हाँ उसमें चॉइस नहीं है आपके पास। और जो बाकी के ये वाले क्वेश्चन है रेस्ट ऑफ द 5 क्वेश्चंस, इन 5 क्वेश्चंस में से आपको क्या करने, कोई भी
4 क्वेश्चन करने हैं। तो आपको 20 मार्क्स का ये अटेम्प्ट करना है और यहां से 4 क्वेश्चन 20 मार्क्स के मिलाकर 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। तो आपके कितने हो गए? 100 मार्क्स। अब एक बच्चा पूछ रहा है, कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, मतलब मेरे को आता ही नहीं है, मेरे से होता ही नहीं है, तो भी मुझे कंपलसरी करना पड़ेगा क्या? कंपलसरी का मतलब यह है कि जो चॉइस आपको यहां दी गई है कि आप इनमें से कोई एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, वो जो क्वेश्चन छोड़ने की बात हो रही है वो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं हो सकता। मतलब आप ये बोले कि सर मैंने इन 5 में से कोई 4 करूंगा, दैट इज नॉट अलाउड। सर मैं इन 4 में से कोई 3 करूंगा, वो भी नहीं अलाउड है। आपको जो चॉइस अलाउड है वो इनमें से अलाउड है। यहां से आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, इसमें आप चॉइस को नहीं लगा सकते। आपको आता है करिए, आपको नहीं आता है मत करिए। एक बच्चा कह रहा है मुझे फर्स्ट नहीं आता, मैंने कहा ठीक है। कह रहा है लेकिन मैंने लास्ट वाले 5 कर दिए, पहला नहीं करा और लास्ट के 5 कर दिए, तो मुझे बताइए उसका पेपर अटेम्प्टेड कितना माना जाएगा, 100 या 80? 80। एग्जामिनर क्या करेगा, जो उसको पहले 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे उन पहले 4 क्वेश्चनों को वो क्या कर देगा, चेक कर देगा और उसके बेस पे आपको मार्क्स दे देगा। आई थिंक बात क्लियर है। सो कंपलसरी मींस व्हाट, इसमें चॉइस अवेलेबल नहीं है, आप करेंगे तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अरे मेरी बात समझ में क्या कह रहा हूं? तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भाई साहब जो हमारा पेपर का पैटर्न है उसमें 6 क्वेश्चंस हैं, 20 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस की अगर आप बात करेंगे तो कुल मिलाकर के कितना हो गया, 120 मार्क्स का पेपर हो गया। अब 120 मार्क्स का जो पेपर है उसमें से आपको 5 कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में चॉइस नहीं है, तो आपको अटेम्प्ट कैसे करने हैं, पहला जितना हो सके उतना अटेम्प्ट करिए, बाकी के में से कोई भी 4 अटेम्प्ट कर लीजिए। तो जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई हमें क्या छोड़ना है, क्या करना है, किस तरीके से, राइट। ठीक है जी। इसके बाद फिर बात करते हैं आपके सिलेबस की। सिलेबस भी एक ऐसी चीज है जो मेरा फर्स्ट तो बनता है कि मैं आपको पहली क्लास में समझा दूं, लेकिन आपको उतनी ज्यादा समझ में अभी ये आएगा नहीं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस को इन्होंने 7 यूनिट्स में 7 बड़े चैप्टर्स में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। 7 चैप्टर्स हैं हमारे पास टोटल मिलाकर के। मैं नाम बोल देता हूं इनका। पहला है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तीसरा है पार्टनरशिप एक्ट, चौथा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, एलएलपी एक्ट, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। और मैंने इसके सामने जो वेटेज आपको लिख करके दे रखी है, क्योंकि हमारे एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि कोई चैप्टर बिल्कुल ही फिक्स कर दिया हो कि इतने ही मार्क्स का आएगा, लेकिन हमें उसका थोड़ा सा ब्रैकेट पता है कि इतने से शुरू होकर के इतने तक का तो आएगा ही आएगा, करेक्ट है। तो जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो करीबन 25 से लेके 35 नंबर, मिनिमम 25 का आया हुआ है एग्जाम में, मैक्सिमम 35 तक गया हुआ है। ऐसे ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करें 18 से 24 नंबर, पार्टनरशिप 18 से 24 नंबर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 14 नंबर, कंपनीज एक्ट 21 नंबर, एलएलपी एक्ट 6 नंबर, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 6 नंबर। इनमें मैं ये बोल सकता हूं कि 1 2 3 14 नंबर 6 नंबर 6 नंबर, ये तो हम हमेशा से देख रहे हैं कि इतने इतने ही मार्क्स के आते हैं, लेकिन जो बाकी हैं ये और ये भी, ये थोड़े थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं। इनमें से भी कौन सा ऐसा है जो करना आसान है और कौन सा ऐसा है जो करना मुश्किल है? सारे ही आसान है, और ना करो तो सारे ही क्या है फिर, मुश्किल है, करेक्ट है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आसान है या कोई मुश्किल है। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये जो 3 कानून है ऊपर वाले, ये एक तरीके के कानून है, यानी एक तरीके से काम करते हैं, और जो इसके बाद ये जो 3 कानून है ये एक तरीके से काम करते हैं। यानी आप देखोगे कि इनके पढ़ने की स्टाइल में थोड़ा डिफरेंस फील होगा। पहले तीनों को पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, अगले तीनों को पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। और जो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो एक थोड़ा जनरल नॉलेज का टॉपिक है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लिया, हाई कोर्ट के बारे में जान लिया, या हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में जान लिया, या आपने वो सुना होगा होम मिनिस्ट्री के बारे में जान लिया। होम मिनिस्टर कौन है हमारे इंडिया का? कौन है बेटा, कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, निर्मला ताई, ठीक है, निर्मला ताई बोलते हैं हम उनको, ठीक है। तो ऐसे करके जो मिनिस्टर्स होते हैं उन सबके बारे में ये इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उसके अंदर छोटी छोटी बातें आपको एक्सप्लेन करेगा। तो ये कुछ आपका जो है क्या रहेगा, आपका सिलेबस रहेगा। अब आप एक काम करिए, अपने रजिस्टर पर हेडिंग डालिए अपने सब्जेक्ट की, बिजनेस लॉ। ये चीजें जो है वो आपके फर्स्ट पेज पे ही लिखी होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। आप न्यू रजिस्टर लाए हैं? नहीं, 12th वाले में पेज बच रहे थे आगे के, फाड़ के वही ले आए हैं? जी बेटा, सब्जेक्ट का नाम लिख लीजिए पहले आप, और फिर सबसे पहले ये पेपर का पैटर्न लिख लीजिए। पेपर पैटर्न जो है वो मैं बार बार आपको याद दिलाता रहूंगा, ठीक है। वो आपको
इसलिए याद दिलाया जाएगा सो दैट आपको धीरे धीरे चीजें क्या होती रहे, याद होती रहे कि हाँ भाई हमारा पेपर पैटर्न ऐसा है, और जब आपको फिर मैं पेपर दिखाऊंगा एक्चुअली में तो आपको समझ में आए। टोटल मिला के एग्जाम में 6 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। वैसे अकाउंट्स का भी फॉर्मेट बिल्कुल पैटर्न ऐसा ही होता है, और आपके बिजनेस लॉ का पैटर्न भी ऐसा ही होता है, दोनों सब्जेक्ट में। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी, और जो बाकी 5 क्वेश्चन है उनमें से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके चलने हैं। तो बिजनेस लॉ में कितने मार्क्स का टारगेट बनाया जा सकता है कि कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं? गुड बेटा, कहां है बेटा? वेरी गुड। आप टारगेट सेट करेंगे 40 का तो बेटा आएंगे आपके 25। टारगेट सेट करेंगे 60 का तो आएंगे आपके 40, और टारगेट सेट करेंगे 80 का तो आएंगे आपके 60, और टारगेट सेट करेंगे 100 का तो फिर हम टारगेट कर सकते हैं कहीं 80 प्लस 85 प्लस। ठीक है, बिजनेस लॉ के अंदर मैं बिल्कुल आपके साथ ऐसा नहीं है कि मैं आपको चने के झाड़ पे चढ़ा दूं और ये बोलूं कि बेटा बिजनेस लॉ में तो 100 आउट ऑफ 100 लाना इज एन इजी गेम। नो, आउट ऑफ ऑल दी 4 सब्जेक्ट्स अगर आपको कोई सब्जेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट फील होगा तो वो बिजनेस लॉ ही होगा। और मैं बोल रहा हूं डिफिकल्ट कब फील होने वाला है ये? व्हेन यू विल राइट द आंसर्स एट द टाइम ऑफ क्लासेस। मैं आपको समझा रहा हूँ चीजों को, आपको खूब बढ़िया समझ में आएगा, और मुझे लगता है आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी जो है वो बिजनेस लॉ ही बन के बाहर आएगा। लेकिन जहां राइटिंग की बात आएगी वहां आपके पिछले जो 16-17 साल आपने अपना बचपन गुजारा है ना ऐवे तैवे करते हुए, वो सारा आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि वहां जब राइटिंग लिखनी आएगी तो बेटा वहां यू नीड सम प्रैक्टिस, यू नीड सम, मतलब बेसिक इंग्लिश की तो आपको जरूरत पड़ेगी जो लिखनी है। और जिन बच्चों की वो वीक है उनको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, दे हैव टू प्रैक्टिस मोर। बाकी लोगों के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो वो करेंगे तो हम उसके हिसाब से ठीक हो जाएगी चीजें। ठीक है, पेपर पैटर्न के बाद बेटा सिलेबस भी नोट करिए अपना आप लोग। ये भी हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या जो है वो अपने इसमें लॉ के पेपर में कवर करना है। अभी बाद में आगे से भी कर लेना, बच्चों को बताइए, उतना भी कर लेना, ऐसे कर लो। एक आपको छोटी सी इस बात का भी ध्यान रखना है कि लॉ का अकेला एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपकी फुल इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड होगी। इसमें वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, इसमें 2 वे कम्युनिकेशन है। इधर से मैं भी आपसे बात करूंगा, उधर से आप भी मुझसे बात करेंगे। ठीक है, तो 2 वे कम्युनिकेशन रखना है आपको, फुल इन्वॉल्वमेंट लेके चलनी है। हालांकि थोड़ा सा कंफर्टेबल होने में आपको 1-2 क्लास लगेगी, एक बार हो जाओगे आप फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बेटा असाइनमेंट बुकलेट सबको मिल गई है? सबके पास है ना? एक मेरे को भी देना बेटा, कोई रहना गया हो इसलिए मैं पूछ रहा हूं। ये वाली असाइनमेंट बुकलेट सबके पास पहुंच गई है? तो ये जो असाइनमेंट बुकलेट आपको मिली है बेटा, ये आपके इस पूरे वीक के नोट्स हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स इसके अंदर कवर्ड हैं, आपको देख भी लिया होगा आपने अंदर खोल करके। लॉ के भी नोट्स हैं इसके अंदर जो इस वीक में पढ़ाई होगी, आपके अकाउंट्स के भी नोट्स हैं जो इस वीक में पढ़ाई होगी, आपके इकोनॉमिक्स के भी नोट्स हैं, और आपके फिर उसके बाद मैथ्स के भी नोट्स हैं। ठीक है, तो इस वीक के लिए आपको यही बुकलेट कैरी करनी है। आपको आईसीआई वाले जो बुक्स हैं वो कैरी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप में से कितने लोगों के पास बुक्स आ गई हैं ऑलरेडी? आ गई हैं? चलो, कुछ बच्चों के पास पहुंच गई हैं। कितने लोगों ने ऑर्डर कर दिए? ऑर्डर कर दिए, ठीक है। आपको ये भी नहीं टेंशन पालनी है कि क्लासेस के दौरान क्या हमें आईसीआई वाली बुक्स की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, आईसीआई वाली बुक्स का एक नाम होता है, मैं बार बार आईसीआई वाली बुक्स नहीं बोल पाऊंगा, क्या नाम होता है?
हम उनको दो नामों से पुकार सकते हैं, या तो हम उनको मॉड्यूल बोलते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट भी उसको मॉड्यूल ही पुकारता है, और या हम उसको स्टडी मटेरियल बोल सकते हैं। ठीक है, स्टडी मैट बोलते हैं शॉर्ट में। तो जब भी मेरे मुंह से आप सुने कि मॉड्यूल में ये लिखा है या मॉड्यूल के क्वेश्चन करेंगे, स्टडी मैट के क्वेश्चन करेंगे, तो समझ जाना कि मैं आईसीआई वाली बुक की बात कर रहा हूं, राइट। हालांकि लॉ के सब्जेक्ट में, अकाउंट्स के सब्जेक्ट में, मैथ्स के सब्जेक्ट में, इको के सब्जेक्ट में, इन ऑल द केसेस आपको मॉड्यूल हम क्लास में बहुत रेयरली मंगवाएंगे। मैं सिर्फ तब तक मंगवाया करूंगा कि मैंने कहा बेटा देखो हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट क्लास में मॉड्यूल लेके आना, एक बार मॉड्यूल से मार्क कर लेते हैं, हमने कुछ छोड़ तो नहीं दिया। क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा माई बाप है वो कौन है? मॉड्यूल है। आपको वो पूरा कवर करके चलना है, उसमें से कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि सारा पेपर बनेगा उसी के अंदर से। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी आ जाएगा, उसके अंदर से ही आता है जो भी आता है, राइट। तो हमारा टारगेट वही है, पर वो सारी चीजें हमने क्या कर रखी है? अपनी बुक्स के अंदर कवर कर रखी है, राइट। तो अगले मंडे जब आपको बुक्स इश्यू हो जाएंगी तो आपको बस वही बुक्स कैरी करनी है क्लासेस के अंदर, उसके अलावा कोई भी बुक्स लाने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये ध्यान रखना है आपको कि अभी मैं बिजनेस लॉ की बात कर रहा हूं आपसे, आपको बिजनेस लॉ का एक रजिस्टर बना के चलना है, ठीक है। रजिस्टर आप कैसा बनाएंगे? मेरे हिसाब से 200 से 250 पेज का रजिस्टर काफी रहेगा, ठीक है। रजिस्टर का पर्पस क्या है? पहला पर्पस ये कि आपको बुक तो मिलेगी बिजनेस लॉ की, उसके साथ साथ मैं आपको यहां क्लासेस के अंदर समरी चार्ट्स बनवाऊंगा हर टॉपिक के। जैसे हमारी बुक में कोई भी टॉपिक है वो लिखा हुआ है, प्रिंटेड है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये बुक है, जैसे ये हमारी बुक है मान लो, अब ये नोट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब ये नोट्स तो सारे इस फॉर्मेट में लिखे हुए हैं कि भाई साहब आपको एग्जाम में जब लिख के आना है तो इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, राइट। वैसे आप बुक जब देखेंगे तो मेरी बुक के अंदर भी मैंने क्या कर रखा है, ये प्रॉपर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फुल्ली ड्राफ्टेड है। आप देखोगे आपको कुछ कुछ पोर्शन अंडरलाइंड मिलेगा। जो पोर्शन अंडरलाइंड है वो इसलिए अंडरलाइंड है कि वो तो एक तो इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, और दूसरा जब एग्जाम टाइम पे रिवीजन करने की बारी आएगी, अगर मान लीजिए कल मेरा बिजनेस लॉ का पेपर है और मैंने वैसे सब कुछ रिवाइज कर लिया, मुझे 2 घंटे में एक बार पूरे सिलेबस को फिर से रिवाइज करना है, तो आप सिर्फ ये जो अंडरलाइंड पोर्शन है इसको पढ़ते हुए चले जाइए, पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। मैंने सारे चैप्टर्स के अंदर आपको हर एक टॉपिक के अंदर चीजों को अंडरलाइन करके खुद से दिया हुआ है, सो दैट कि आप जब एग्जामिनेशन में रिवाइज करें तो आपको जरा भी दिक्कत का सामना ना हो। क्लासेस के दौरान हम ध्यान नहीं देंगे, ये हाईलाइटेड वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ये हमें पता है, पर क्लास के दौरान हम सिर्फ अंडरलाइंड वाले पोर्शन पे ध्यान नहीं देंगे। ये जब मैं रिवीजन कराना स्टार्ट करूंगा तो मैं आपके अंदर ये एक स्टाइल डेवलप कर दूंगा कि आपको जब स्पीड से रिवीजन करनी होगी तो हम कैसे रिवीजन करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो ये सेपरेट लीगल एंटिटी का एक टॉपिक है, ठीक है, तो मैं अगर इसके हाईलाइटेड वर्ड पढ़ लूं, क्लोथ विद अ लीगल पर्सनालिटी, डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट, कैन ओन प्रॉपर्टी, मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी, मेंबर्स डज नॉट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इतने से ही मेरा पूरा कंसेप्ट क्या हो जाएगा? रिवाइज हो जाएगा, राइट। दूसरी बात, हमारा जो मॉड्यूल है, स्टडी मटेरियल है, वो बहुत हैवी है। बिजनेस लॉ का जो मटेरियल है वो काफी हैवी है, और मैंने आपको नोट्स कंसाइज करके दिए हैं, उतना ही मटेरियल लिख के दिया है बुक के अंदर जितना आपको कहां तक ले जाना है? एग्जाम तक ले जाना है। क्योंकि इंस्टीट्यूट की जो बुक होती है उसके अंदर चीजों को समझाया जाता है। देखो मुझे बताना, आपने इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करवाया, फिर इंस्टीट्यूट आपको ऐसे बोलता होगा, जो मेल आता है उसमें लिखा रहता होगा, बेटा आपने हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन तो करा लिया है, अब आप पढ़ोगे कैसे? हमारे यहाँ क्लास तो होती नहीं है। तो आप एक काम करना है, आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना। क्या इंस्टीट्यूट ये रिकमेंड करता होगा कि आपको कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है? व्हाट डू यू से? बिल्कुल भी नहीं। उन जो हमारे सीए का तरीका है करने का, वो ये है, सीए इज अ कोर्स जो लोग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तरीके से करते हैं। उन्होंने अपने मॉड्यूल, अपने स्टडी मटेरियल ऐसे डिजाइन किए हैं कि अगर वो खुद से भी कोई पढ़ना चाहेगा तो वहां उसको सारे लॉजिक, सारे रीजन लिखे मिलेंगे। पर खुद से पढ़ के हमें समझ में आता कहां है, इसलिए हमें फिर किसकी जरूरत पड़ती है? हेल्प की जरूरत पड़ती है, कोचिंग क्लासेस की जरूरत पड़ती है। पर मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि एक जमाना था 90s का, जो जब कोचिंग क्लासेस नहीं होती थी, बच्चे खुद ही पढ़ करके सारे क्या करते थे? एग्जाम की तैयारी करते थे। और उसी टाइम से ये फेमस हो गया है कि भाई सीए के अंदर तो 2% रिजल्ट आता है। सुना होगा ना आपने, किसी ने, कोई भी आपका बड़ा बूढ़ा घर में होगा, कोई भी सीनियर होगा, तो ऐसे बोलते हैं जिन्होंने सीए नहीं करी है। सीए करने वाला कभी ये नहीं कहेगा, जिसने सीए कर रखी है, सीए क्वालिफाइड है, जो सीए में जिस सीए कर रहा है, वो कभी ये नहीं कहेगा कि सीए के अंदर 2% रिजल्ट आता है। और नालायक कितने घूम रहे हैं मार्केट के अंदर, वो सब यही कहेंगे, अरे सीए कर रहा है, क्यों कर रहा है, 2% रिजल्ट आता है बस। तो मैं पहले भी समझा चुका हूं बच्चों को, अब भी समझा रहा हूं, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। ये 90s की कहानियां हुआ करती थी, जब लोग ये कहते थे कि 100 में से 2 बच्चे पास होते हैं, राइट। और उस समय वाकई में इतना डिफिकल्ट माना भी जाता था, क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना, कोचिंग क्लासेस नहीं थी, बच्चे को सब खुद ही करना पड़ता था, हर चीज, नोट्स भी खुद बना रहा है, पढ़ भी खुद रहा है, प्रैक्टिस भी खुद ही कर रहा है। अब तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपके लिए काम सिर्फ क्या, आपको सब कुछ रेडीमेड मिलेगा, आपको सिर्फ अपने लेवल पे पढ़ना है, दैट्स इट। आपको और किसी डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बार फिर से बता देता हूं, अगर हमारे सीए फाइनल का रिजल्ट 20% आता है
तो इसका ये मतलब होता है कि 100 बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, उसमें से कितने सीए बन गए? 20 सीए बन गए। तो मुझे एक बात बताओ, बाकी 80 का क्या? वो नहीं बनेंगे। इंस्टीट्यूट कहेगा तुम्हें कोई अधिकार नहीं है सीए बनने का, तुमने एग्जाम पास नहीं करा, आना मत दोबारा एग्जाम देने के लिए। या मुझे बताओ, जो 20 इस बार सीए बन गए हैं, उसके अलावा जो 80 रह गए वो अगली बार बनेंगे, अगली बार बनेंगे। चलो उनमें से 80 के 80 नहीं बन पाए, तो मान लो उन 80 में से 30 बन गए, 35 बन गए, फिर बाकी रह गए भैया, वो उसकी अगली बार। अरे भाई 100 लोगों ने अगर सीए फाइनल का एग्जाम दिया है, तो ये किसने कहा कि इन 100 में से सिर्फ 20 ही सीए बनेंगे? भाई ये सारे बनेंगे, अनटिल अनलेस इसमें से कोई ड्रॉप ना कर दे, कोई छोड़ के ना चले जाए, तो एक अलग बात है। अदरवाइज ये एग्जाम दे रहे तो सारे सीए बनेंगे। तो रिजल्ट जो कहा जाता है कि कम रहता है, वो इस लिहाज से कहा जाता है कि जितने बच्चों ने एग्जाम दिया, जो बच्चे एग्जाम में बैठे इस अटेम्प्ट में, उसमें से कितने परसेंट पास हुए? 20%। उसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि बच्चे पास ही 20% होते हैं। नो, आप 100 बच्चे एग्जाम देते हैं तो फिर कितने बच्चे पास होंगे? 20। फिर अगली बार देंगे, फिर उसमें से 20, फिर उसमें पास होंगे, ऐसे इस तरीके से चलता है। तो जो बच्चा एग्जाम दे रहा है वो पास होगा। हाँ, जो अच्छे से पढ़ के जा रहा है वो पहली बार में हो जाएगा, जिसने मान लो कुछ कमी रह गई वो दूसरी बार में हो जाएगा, और कुछ और बहुत कमी रह गई भाई साहब के साथ तो तीसरी बार में हो जाएगा। पास होगा लेकिन, राइट? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके जी, चलिए अब अपने सब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं भाई साहब। हमारा जो सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, आपने पेपर पैटर्न देख लिया, सिलेबस देख लिया। कुछ सवाल है हमारे पास जिनका पहले डिस्कशन करना जरूरी है, क्योंकि लॉ जैसा सब्जेक्ट जो है वो आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो आइए पहले इसका डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन का मतलब समझते हैं? मैंने बोला आपको 2 वे कम्युनिकेशन है, यू हैव टू इन्वॉल्व इन द डिस्कशन, राइट? तो सबसे पहला सवाल ये होता है दैट व्हाट इज लॉ? कानून क्या है? तो आप अपनी भाषा में जैसे आपको समझ में आए वैसे बताना है। और मैं आपको पहले बोल रहा हूं, खबरदार अगर किसी ने गूगल पे सर्च किया, चैट जीपीटी से पूछा, क्योंकि अब आपके टीचर हमारे अलावा ये भी हो चुके हैं, है ना? तो आप इनसे नहीं पूछेंगे। अगर आप इनसे पूछेंगे और फिर मुझे जवाब दे देंगे, तो आप सोचिए आपकी क्रिएटिविटी जीरो हो गई। आपके माइंड को अप्लाई करने की जो शक्ति है, जो मतलब जो जहां तक आप पहुंच सकते हैं, जो कैपेसिटी है, वो नहीं रीच आउट हो पाएगी। आप उसमें सर्च करेंगे, उसमें आंसर आ जाएगा, पढ़ के बोल देंगे। दिमाग कहां चलाया है फिर आपने? दिमाग तो चलाया ही नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए आपको समझना है इस बात को ध्यान से कि जो भी मैं सवाल पूछूंगा उसमें प्रॉपरली इन्वॉल्व होइएगा, बैठ के सोचिएगा, चिंतन करेगा, अरे यार क्या हो सकता है, मैं बताता हूं इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है? और आप ये मेरा बैग देख रहे हैं, 2 बैग रखे हुए हैं यहाँ पे। मैं हमेशा 2 बैग लेके आता हूं। इसमें से एक बैग में मेरा क्या नाम है, टैबलेट वगैरह, माइक वगैरह, ये सब सामान रहता है। दूसरा बैग जो है वो मेरा नोटों से भरा हुआ है। उसमें बहुत सारे नोट रखे हुए हैं। 10 रुपए से स्टार्ट करता हूं मैं। 10 का है, 20 का है, 50 का है, 100 का है, 500 का भी है। और वो सिर्फ मैंने रिजर्व कर रखे हैं। इसके अंदर करीबन करीबन कुछ नहीं तो मेरे हिसाब से होंगे करीबन 1.25 लाख रुपए हैं। ठीक है? तो अभी दिखाऊंगा, मैं बैग टेढ़ा कर दूंगा, सारे यहां गिर जाएंगे, आप सब यहां के लूट लेना। बैग में 1.25 लाख रुपया भरा हुआ है, और वो सिर्फ मैंने किसके लिए रखा हुआ है? सीए फाउंडेशन के बैच के लिए रखा हुआ है। अरे मतलब ये कि क्लासेस के दौरान मैं आपसे सवाल पूछूंगा, उस सवाल का जो जवाब देगा, पहला इनाम है जो सवाल का जवाब देगा, और दूसरा इनाम है जो सवाल का सही जवाब देगा। ठीक है? तो ये पैसे आपकी तरफ आते रहेंगे, आपको बस झोली पसार के रखनी है अपनी। देखना है कि पूरे 4-5 महीने के दौरान आप कितना पैसा कमा के जाते हैं यहां से। क्या पता आप पूरी की पूरी फीस ही निकाल ले जाओ अपनी, फ्री हो जाए पूरी। अरे तुमको मजाक लग रहा है? बोलो हाँ, मजाक लग रहा है तुमको? मां कसम मजाक नहीं है, सच्ची में। ठीक है? मतलब क्या मजाक नहीं, इसमें पैसा भरा हुआ है, ये मजाक नहीं है। कौन से रास्ते से जाओगे बताओ, गाड़ी कहां से लेके जाते हो अपनी, है? चलिए आइए जरा डिस्कशन करते हैं। पहले सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज लॉ। जो भी आप में से कोई इन्वॉल्व होना चाहिए, बोलना चाहिए व्हाट इज लॉ, लॉ की डेफिनेशन बतानी है। रेज योर हैंड, मैं बात करता हूं आपसे। जी बेटा। रूल्स एंड रेगुलेशंस, वेरी गुड। और बताइए बेटा। जी। टू प्रोवाइड जस्टिस, न्याय देने के लिए बेटा, है ना? जैसे 3 लड़कियां मुझसे न्याय मांग रही हैं, कह रही है इनको बेंचेस पे बैठा दिया, हमको चेयर्स पे बैठाया, हमें जस्टिस चाहिए। क्या चाहिए? जस्टिस चाहिए। तो जस्टिस के लिए क्या चाहिए बेटा? कानून चाहिए। जी बेटा। गाइडलाइंस हो गई, जैसे रूल्स रेगुलेशंस हो गए, ऐसे मान ले गाइडलाइंस हो गई। और बताइए बेटा। जी। टू प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी बेटा, नारी शक्ति। जी बेटा। तुम तो खुद ही मुझे लग रही हो चैट जीपीटी थी। कुछ तो कहा इन्होंने इंग्लिश में है ना? जी बेटा। इक्वालिटी देने के लिए आप ये कह रहे हैं? ओके। और बताएं बेटा। तुलसी जी बताएं, लास्ट में तुलसी नाम है ना आपका? नहीं, तुलसी है ना? हाँ।
तुलसी मेरे आंगन की बताइए बेटा जरा ध्यान से, क्या होता है लॉ का मतलब? बैठे बैठे बताना है। अभी आप क्लास छूटेगी तो फादर लेने आएंगे आपके, आपको लेने पापा आएंगे, है ना? क्यों, आप खुद नहीं जा सकते? जा सकते हैं, पर ये पापा का रूल है ना? आप में से बहुत सारे घरों के अंदर ऐसे रूल होंगे कि भाई रात को 8 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं जा सकते। कितने लोग हैं पहले घर से बात करते हैं? 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं, अच्छा 9 बजे के बाद, 9 बजे, अच्छा 10 लो 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं रह सकते। तुमको अलाउड है? अरे तो हाथ खड़े करो ना, यही तो, अरे मैं यही कह रहा हूं भाई। मेरी बात सुनो, शर्मा शर्मी में रह गए तो सब्जेक्ट में मजा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है? फुल इन्वॉल्वमेंट दिखानी है आपको। बताइए कितने लोगों के घरों के अंदर 10 बजे के बाद अलाउड नहीं है बाहर जाना, घर से बाहर जाना? रेज योर हैंड। ओके, और कितने लोग के यहाँ अलाउड है 10 बजे के बाद बाहर जाना? बेटा तुम पे ठीक है। बेटा बॉयज में बताइए कितने लोग हैं 10 के बाद बाहर जाना अलाउड नहीं है? रेज योर हैंड। बाहर जाना अलाउड नहीं है। ओके, और कितने लोग यहाँ अलाउड है रात भर बाहर पढ़ रहे हो, पी के नाले में गिरो, हमें क्या फर्क पड़ता है, जहां मर्जी जाओ? कितने लोग यहाँ अलाउड है 10 बजे के बाद? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो आप कह रहे हो कि हमारे घर में 10 बजे के बाद घर से बाहर रहना अलाउड नहीं है, ये क्या है? रूल्स, घर के रूल्स है ना ये। तो आप सोचो ये रूल्स किसने बनाए हैं? जनरली कौन बनाता है? पेरेंट्स बनाते हैं। और पेरेंट्स में भी जिसकी सुपीरियर अथॉरिटी होगी, अगर फादर की सुपीरियर अथॉरिटी है तो वो बनाएंगे, अगर फादर जोरू के गुलाम है तो जोरू बनाएगी, मतलब मम्मी बनाएंगी रूल्स, है नहीं है? हाँ जी। तो आप समझना बात को ध्यान से, घर के भी अपने कुछ रूल्स होते हैं। तो अगर कोई पूछेगा कि भाई व्हाट इज लॉ, तो इसका बहुत सिंपल सा हम जवाब दे सकते हैं कि भाई रूल्स, आपको कुछ भी चीज करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत पड़ेगी, तो हम सिंपल शब्दों में बोल देते हैं कि भाई लॉ जो है वो क्या है? हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, नियम है कुछ। बहुत डिटेल में भी आगे बात होगी, लेकिन कुछ नियम है। नियम बता देता हूं मैं आपको कैसे कैसे नियम है। आप अभी यहां से इस एरिया से बिल्कुल बाहर निकल जाओगे, मेन रोड मथुरा रोड पे पहुंच जाओगे, आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, बाइक लेके जा रहे हैं, सामने रेड लाइट है, रेड हो गई है, आप नहीं रुके, आप चलते बने, आपको पुलिस वाले ने रोक लिया, बोले कहां? बोले वहीं। बोले कहां? बोले वहीं जहां रोज जाता हूं। बोले मैं पूछ रहा हूं ये रेड लाइट काहे क्रॉस कर दी भाई? कह रहे मेरी मर्जी। बोले मेरी मर्जी मतलब? बोले मेरी मर्जी, मैं लेट हो रहा हूं, मेरे को जाना है। तो मुझे बताइए जरा ध्यान से, ये जो रेड लाइट पे रुकने का नियम है, इसे क्यों बनाया गया है? ताकि आप ट्रैफिक की जो व्यवस्था है, ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था है, उसको बनाए रखें। अगर आप सोचो रेड लाइट जैसी कोई चीज ही नहीं होगी, आपके यहाँ लवकुश पे जाम क्यों लगता है, मीठापुर चौक पे जाम क्यों लगता है? क्योंकि वहां कोई ट्रैफिक व्यवस्था है ही नहीं, कोई रेड लाइट नहीं है तो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, राइट? लेकिन आप बाहर चले जाइए, बाहर किसी रोड पे अगर आप ट्रैफिक लाइट को जंप करेंगे तो क्या कर जाएगा आपका? आपका क्या कर जाएगा? चालान, चालान कट जाएगा, करेक्ट है? और अब तो नई फैसिलिटी है, कैमरे लगे हुए हैं, घर आ जाता है चालान कट के, ऑनलाइन आ जाता है कि भाई तुमने जंप की थी रेड लाइट, गलत जगह गाड़ी पार्क की थी। तो मुझे बताओ ये जितने भी ट्रैफिक के रूल्स बने हुए हैं, इन सारे ट्रैफिक के रूल्स की क्या जरूरत आन पड़ी है? अगला क्वेश्चन सवाल उठता है दैट व्हाई द लॉ इज रिक्वायर्ड। घर के नियम बताइए बेटा, आपको 10 बजे के बाद घर के बाहर रहना अलाउड है? रह सकते हैं आप? नहीं रह सकते, क्यों? इसका जवाब सही वाला तो मैं दे ही नहीं सकती। आप बताइए बेटा, 10 बजे के बाद नहीं अलाउड, क्यों? जी क्यों? यस, क्योंकि घर वालों को किस चीज की चिंता है? आपकी सेफ्टी को लेकर चिंता है। रात के टाइम बॉयज हो या गर्ल्स हो, किसी का भी घर से बाहर रहना इज नॉट सेफ। आपकी सेफ्टी की वजह से क्या बनाए हैं? ये घर वालों ने नियम बनाए हैं। बेटा आप कुछ कह रहे थे? हाँ, तो मुझे बताओ जरा ध्यान से, ट्रैफिक के जो रूल्स बनाए गए हैं वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है, ट्रैफिक रूल्स है, उनको क्या कर सके? ढंग से चला सके, ट्रैफिक मैनेज कर सके, नहीं तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। ऐसे ही घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, बढ़िया सिस्टमेटिक तरीके से चलाने के लिए, हर घर के अपने क्या होते हैं? कुछ नियम होते हैं। आपको सेफ्टी भी देनी है, आपको प्रोटेक्शन भी देना है, आपको सिस्टमेटिक तरीके से भी चलाना है, तो उन सबके लिए क्या बनेंगे? रूल्स बनेंगे। कुछ कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हमारी हिंदू मान्यता में बने हुए हैं, हमारी मुस्लिम मान्यताओं में बने हुए हैं, तो वो धर्मों ने बना रखे हैं अपने कुछ नियम। क्यों बना रखे हैं? ताकि वो धर्मों को अच्छे तरीके से चला सकें। हमारे हिंदू धर्म में लिखा हुआ है कि दो लोग शादी करेंगे तो अग्नि के 7 फेरे लेंगे ही लेंगे, मांग में सिंदूर भरेंगे ही भरेंगे।
मैंने कहा अगर ये नहीं किया तो हिंदूज लॉ के हिसाब से वो एक वैलिड मैरिज नहीं है। हालांकि आज की डेट में तो हमारे पास एक मैरिज एक्ट है, वो कहता है भाई कोर्ट में जाके मैरिज कर लो, इट्स अ वैलिड मैरिज। पर मैं आपको हिंदू लॉ की बता रहा हूं, उसमें सब लिखा हुआ है कि भाई अग्नि के 7 फेरे लेने जरूरी है। आपने कोई पुरानी मूवी देखी भी होगी, लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, माँ बाप उनके अगेंस्ट है, लड़का लड़की कमरे में बंद है, उन्होंने एक स्टूल तोड़ा, स्टूल तोड़ के आग लगाई, उसके 7 फेरे ले लिए। अब कर लो क्या करोगे, अब तो हो गई शादी। मैंने कहा अच्छा हुआ यही किया और कुछ नहीं किया। फिर कहते आप करके दिखाओ, अब तो तुम कैसे भी नहीं अलग कर सकते, राइट। तो मुझे बताइए रूल्स की जरूरत, लॉ की जरूरत किस रीजन से? देखो जैसे जैसे आप लॉ पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें और समझ में आएंगी। अभी मैं कुछ कुछ बातें बताऊंगा, बहुत सारे डिटेल में भी नहीं जा सकता। लॉ की जरूरत क्यों है? सबसे पहले लॉ की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि आप पूरी कंट्री के अंदर एक डिसिप्लिन मेंटेन कर सकें। अगर लॉ नहीं होगा तो डिसिप्लिन नहीं होगा। जैसे 2 भाई बैठे हुए हैं, इन्हें थप्पड़ मार दिया भाई इसको आगे बैठ के। मैंने कहा क्यों मारा थप्पड़? कह रहे मेरी मर्जी। मैंने कहा हाँ भाई आप अपनी मर्जी के ही मालिक को क्या कर सकते हैं? बताइए क्या क्लास के अंदर आप ऐसी कोई हिंसक हरकत कर सकते हैं? नहीं। हमने आपको कोई रूल्स का कोई चार्ट नहीं दिया कि बेटा ये क्लासेस के रूल हैं, लेकिन फिर भी आपको ये पता है कि भाई क्लास के अंदर ऐसी कोई हिंसक हरकत करना अलाउड नहीं होगा। ये एक ऑटोमेटिक रूल है। मैंने किसी को भी नहीं बोला था कि गर्ल्स को इधर बैठना है, बॉयज को इधर बैठना है। ये सारी गर्ल्स ऑटोमेटिकली इधर आके बैठ गई, काउंसलिंग वाले दिन भी यहीं बैठ गई थी, बॉयज सारे के सारे इधर बैठ गए। तो अब आपने क्या किया, इसको एक रूल बना दिया कि भाई गर्ल्स इस तरह बैठेंगी और बॉयज इस तरह बैठेंगे, जबकि ऐसा कोई रूल है नहीं। अच्छा तो एक लड़का कह रहा है मैं उधर बैठ सकता हूं, अब इधर बैठ गए हो, अब इधर ही बैठो, ठीक है। अब आपने ही रूल क्रिएट किया, अब हमने बना दिया आपके लिए रूल कि इधर गर्ल्स साइड है, इधर बॉयज साइड है। तो मुझे बताओ भैया अगर एक साथ बैठ जाते तो क्या डिसिप्लिन चला जाता क्लास का? क्या लगता है आपको? अगर एक साथ बैठ जाए बॉयज गर्ल्स को मिक्स कर दो, डिसिप्लिन जाएगा नहीं जाएगा? तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। हाँ जी। तो मुझे बताइए सबसे पहले लॉ बनाया जाता है टू मेंटेन ऑर्डर। बेटा यहां पे जो ऑर्डर लिखा है, इस ऑर्डर का मतलब आदेश देने वाला ऑर्डर नहीं है, इस ऑर्डर का मतलब है डिसिप्लिन वाला ऑर्डर, कि आपको ऑर्डर में रखने के लिए, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेंटेन करने के लिए। सेफ्टी मेंटेन करने के लिए मतलब बहुत, जैसे आपने कोविड का टाइम आप सबने देखा है, कोविड के टाइम सरकार नियम लेकर के आई कि भाई कोई भी 4 लोग एक जगह खड़े नहीं हो सकते। क्यों भाई? हमारी मर्जी, हम अपने को यहाँ गली के कोने पे खड़े होंगे, हमें बातचीत करनी है आपस में, क्यों नहीं खड़े हो सकते? क्योंकि भाई तुम चारों खड़े होगे तो हो सकता है किसी को कोविड हो और वो बाकियों में भी क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। तो बताइए वो नियम किसके लिए बनाए गए? आपकी सेफ्टी के लिए। फिर ये बताया गया कि भाई कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, या किसी को इमरजेंसी है तो वही बाहर निकलेगा। वो सब रूल्स क्यों बनाए जा रहे हैं? ताकि डिसिप्लिन मेंटेन किया जा सके, सेफ्टी मेंटेन की जा सके। एंड व्हाट इज स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी किसी भी कंट्री में आएगी ही तब जब उसमें प्रॉपर लॉ क्या होंगे, बने हुए होंगे। अगर वहां लॉ नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी? कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जिसका जो मन आ रहा है वो कर रहा है, तो देश में कभी भी आपको एक स्थिरता महसूस नहीं होगी। ठीक है जी। इसके अलावा आप मुझे बताओ, इन दोनों लड़कियों में झगड़ा हो गया, जिया और बेटा क्या नाम है, कशिश, कंचन। जिया में और कंचन में लड़ाई हो गई किसी बात को लेकर के, ठीक है। तो मुझे बताइए इनकी लड़ाई होगी, लड़ रही है बहुत बुरे तरीके से, एक दूसरे के बाल खींचे जा रही हैं और पता नहीं क्या ही क्या। तो बताना एकदम से मैं बाहर था, आपको क्या एडवाइस है बेटा, आप क्या करेंगे उस केस में? ये दोनों लड़ रहे हैं बहुत ज्यादा, आप क्या करेंगे? देखेंगे? वाह बेटा वाह, बढ़िया। आप क्या करेंगे बेटा बताइए? हाँ ये क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करेंगे। वाई? मुझे क्यों इन्फॉर्म करेंगे? बिकॉज इस समय इस क्लास की अथॉरिटी किसके पास है? मेरे पास है। ऐसी मुझे बताइए जो हमारा एरिया होता है, उस एरिया में किसी के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो झगड़ा होते हैं सबसे पहले लोग क्या करते हैं? 100 नंबर डायल करते हैं, भाई साहब झगड़ा हो रहा है फटाफट आओ। क्योंकि जो झगड़ा हो रहा है, झगड़े से सिर्फ वो दो नहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं, आसपास के लोग भी क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो उस केस में पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस उस व्यवस्था को क्या करती है, मेंटेन करती है। तो मुझे बताना जरा ध्यान से, अगर हमको कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है, झगड़ों को रिजॉल्व करना है, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? नियम चाहिए। अब मान लो 2 लोगों का झगड़ा हो रहा है, इसमें से कोई एक गलत होगा और कोई एक सही होगा। आपने घर के अंदर भी देखा होगा, आप 2 भाई बहन है, 2 भाई हैं या 2 बहनें आपस में लड़ रहे हैं, तो कई बार जैसी मम्मी अंदर आती है, उन्होंने आपको लड़ते हुए देखा, किसी एक में तो रख ही देती है पहले, वो सबसे पहले किसी एक में रख देंगी, वो ये पूछे बगैर किसकी गलती है किसकी नहीं है, एक में तो पड़ ही जाएगा। फिर दूसरे वाला शांत बैठ जाता है, और फिर जिसको पढ़ता है वो इसी अफसोस में बहुत देर तक रहता है कि गलती इसकी थी और पढ़ किसको गया,
मुझे पड़ गया। और जनरली किसको पड़ता है? बड़े को पड़ता है शायद, छोटे को पड़ता है बेटा। ये तो इंसान आप बीती से बता, आप घर के छोटे हैं बड़े हैं? छोटे हैं ना। और कितने लोग घर के बड़े हैं? रेज हैंड। आप बताना बेटा, घर के छोटे को पड़ता है बड़े को पड़ता है? बड़े को। कितने लोग छोटे हैं बेटा? छोटे। बेटा बड़े को पड़ता है छोटे को? बीच वाले कितने? बीच सॉरी मतलब बीच वाले मतलब मतलब दो भाई बहनों के बीच में कितने लोग ऐसे हैं? ओके, किसको पड़ती है बेटा? आपको पड़ती है। ये सबकी अपनी अलग अलग आप बीती है। अब मुझे बताओ ऐसे केस में क्या किया जाए? भाई बड़े लोग कह रहे हैं हमें पड़ रहा है, छोटे लोग कह रहे हैं हमें पड़ती है, और बाकी कह रहे हैं हमें पड़ रही है। तो ऐसे केस में अगर आपको लोगों को क्या देना है? जस्टिस देना है। तो जस्टिस देने के अपने क्या होने चाहिए? कुछ लॉ होने चाहिए। वो लॉ ही निर्धारित करेगा कि भाई आपको न्याय जो है वो कैसे दिया जाएगा। और अगर कोई नियम ही नहीं होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे घर के अंदर छोटे भाई बड़े भाई के लिए भी कुछ नियम बने हैं, ये काम छोटा भाई करेगा, ये काम बड़ा भाई करेगा। अब ये काम छोटा भाई को करना चाहिए था लेकिन उसने नहीं किया, इसलिए किसको करना पड़ा? बड़े भाई को करना चाहिए। तो ऐसे केस में अगर न्याय देना है तो बड़े भाई को हम क्या करेंगे? एप्रिसिएशन देंगे कि बहुत अच्छा काम किया तुमने, और छोटे को लप्पड़ लगाएंगे कि तेरा काम था ना, तूने क्यों नहीं किया। तो जस्टिस देने के लिए भी आपको किसकी जरूरत है? लॉ की जरूरत है। और जिसने गलती की है उसे क्या देनी है? आपको पनिशमेंट देनी है। तो पनिशमेंट देने के लिए भी आपको क्या चाहिए? लॉ चाहिए। करेक्ट है? तो आप ये सवाल अपने रजिस्टर में लिखिए और इनके जवाब लिखिए। व्हाट इज लॉ? उसमें सिंपल लिख दीजिए रूल्स एंड रेगुलेशंस। एंड व्हाई लॉ इज रिक्वायर्ड? लॉ इन सभी कारणों से रिक्वायर्ड है टू मेंटेन द ऑर्डर, स्टेबिलिटी, सेफ्टी, टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, टू गिव जस्टिस, टू गिव पनिशमेंट। अब लॉ क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, इसका थोड़ा थोड़ा जवाब हमारी समझ में आया है। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है। आज के लिए मैं यहां खत्म करूंगा आपका इस क्वेश्चन के साथ, फिर और भी कुछ क्वेश्चन हैं जिनके जवाब नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अगला सवाल ये उठता है, हु मेक्स द लॉ इन इंडिया? मैं एक काम करता हूं, मैं आपको ऑप्शन, अच्छा घर के नियम कौन बनाता है? मैंने बात की थी आपसे। यू कैन से व्हाट, क्या बोलते हैं उसको? हेड ऑफ द फैमिली, है ना। जरूरी नहीं है आपके मम्मी पापा नियम बनाते हो। अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली तो हो सकता है आज भी दादाजी आपके नियम बनाते हो, उन्हीं की चलती हो, है ना। पापा चाचा ताऊ सब दादाजी के आगे सहमे से खड़े रहते हो, राइट। तो इट इज पॉसिबल। तो हेड ऑफ द फैमिली जो होता है वो क्या बनाता है? नियम बनाता है। अब ऐसे ही जब मैं किसी कंट्री की बात करूंगा, इंडिया की बात करूंगा, तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। सबसे पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भाई इंडिया के नियम बनाने हैं तो सरकार ही बनाएगी, और कौन बनाएगी। दूसरा ऑप्शन मैं आपको देता हूं कि नहीं नहीं, सरकार नियम नहीं बनाती, सारे नियम सारे लॉ जो है वो कहां बनते हैं? पार्लियामेंट में बनते हैं। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो आप, पार्लियामेंट में भी नहीं बनते। मैंने कहा फिर नियम बनाते हैं हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हमने तो यही देखा है कि लड़ाई झगड़ा जितना भी होता है सबका निपटारा कहां पे होता है? सुप्रीम कोर्ट में होता है। एक कह रहा है नहीं नहीं, अरे आपको पता ही नहीं है। मैंने कहा क्या बेटा? बोले आपको पता है एक लोकसभा होती है। मैंने कहा हाँ पता तो है। एक राज्यसभा होती है, ये लोग क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। और एक बच्चा आया कह रहा है अरे आपको कुछ भी नहीं पता है, कह रहे नियम जो हमारे यहाँ कानून जो बनाते हैं वो कौन बनाता है? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको 5 ऑप्शन दे दिए हैं। मैंने जानबूझ करके इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं डाला है, क्योंकि मैं उनको इंक्लूड ही नहीं करना चाहता, ये समझाने के लिए आपको कि प्राइम मिनिस्टर इज अ प्राइम मिनिस्टर बट ही डज नॉट हैव एनी लॉ मेकिंग अथॉरिटी।
ठीक है, लॉ से रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है। पूरे बैच के दौरान मैं कभी प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनका कोई रोल है ही नहीं। ये बताइए 5 लोग हैं, इन 5 में से आपको क्या लगता है कि कौन है जो कि देश के अंदर लॉ बनाता है? कितने लोग कहते हैं पार्लियामेंट लॉ बनाते हैं? रेज योर हैंड्स। पार्लियामेंट। कितने लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बनाते हैं? रेज योर हैंड। बिंदास बेटा बिंदास, अरे फ्री हैं आप। कितने लोग कहते हैं लोकसभा राज्यसभा बनाती है? रेज योर हैंड्स। लोकसभा राज्यसभा। कितने लोग कहते हैं प्रेसिडेंट साहब बनाते हैं ना नियम? प्रेसिडेंट क्या नाम है, मुरमुरे, द्रौपदी मुर्मू, हाँ वो नियम बनाती है। कितने लोग कहते हैं नहीं नहीं भाई साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है सारे लॉज? रेज योर हैंड्स। कितने लोग कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? बेटे सारे बच्चों के हाथ तो खड़े नहीं हो, छठा ऑप्शन भी है क्या आपके पास? बताओ 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 कौन? अच्छा सब मिलकर के। नहीं यार ऐसा नहीं होता। देखो इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन है हमारे पास, अगली क्लास में आएगा हाउ द लॉ इज मेड, कानून बनता कैसे है, इसके ऊपर पूरा डिटेल डिस्कशन है। और मैं आपकी पूरी सिविक्स पढ़ी आपने 9th 10th में क्या? पूरी सिविक्स एक बार रिवाइज करा दूंगा कि भाई साहब कैसे कैसे इंडिया के अंदर क्या बनते हैं, नियम बनते हैं। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम, बट इफ यू आर डूइंग सीए, इफ यू आर स्टडिंग लॉ, देन यू शुड हैव दिस नॉलेज कि इंडिया में कानून कैसे बनाया जाता है। पर कैसे बनाया जाता है उससे पहले बात करते हैं कौन बनाता है कानून। तो यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमें हमारे हिसाब से तो ऐसे ही होता है, सरकार ने ये कहा, सरकार ने वो कहा, मोदी जी आ जाते हैं रात को 8 बजे, आज से 1000 और 2000 ये सारे नोट बंद करो, फिर कुछ कहने आ जाते हैं आप लॉकडाउन लगा रहे हैं, आप थाली बजाओ, अब ये करो वो करो। तो हर बार तो टीवी पे आप किसको देखते हैं? प्राइम मिनिस्टर जी को ही देखते हैं। पर क्योंकि उनको तो आपने बिल्कुल ही सिरे से नकार दिया है कि वो लॉ मेकर है ही नहीं, तो आप समझना वो क्या है, वो फेस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या है? फेस है। कोई बात आप तक कम्युनिकेट करनी होती है तो वो सामने अपना फेस लेके आते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम पब्लिक उनको फॉलो करती है, उनकी बात को मानती है, समझती है, इसलिए वो सामने आते हैं। बट क्या ये नियम उन्होंने बनाए हैं? बैठ करके अमित शाह जी के साथ आओ मोटा भाई बैठ करके नियम बनाते हैं? नहीं भाई, एक पूरी टीम होती है जो नियम बनाती है। तो आपको ध्यान रखना है अगर देश में कानून बनेगा तो वो कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। और पार्लियामेंट के अंदर ही क्या होता है? लोकसभा राज्यसभा होता है। पार्लियामेंट के कोई कानून बनाने के बाद उसे कौन अपनी सहमति देता है? प्रेसिडेंट। तो ये 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं किसको बनाने में? लॉ को बनाने में। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट देयर टू मेक द लॉ, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट देयर टू मेक द लॉ, दे आर हेयर टू इंटरप्रेट द लॉ, टू रीड द लॉ। जो लॉ पार्लियामेंट में बना है उसको पढ़ेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। उसको समझाएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। उसको लेके कोई झगड़ा होगा तो निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। आई डोंट नो कितना आपको याद होगा, आपने कभी सुना होगा हमारे यहाँ 3 तरह की बॉडी होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी, जुडिशियल बॉडी। सुनिए वही सिविक्स में होती है सारी चीजें। तो सुप्रीम कोर्ट किस में आती है? जुडिशियल बॉडी में आती है, करेक्ट है? ठीक है जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या रोल है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल ये है कि जो रूल्स, जो रेगुलेशंस, जो लॉज कहां बनेंगे? पार्लियामेंट में। उन्हें ये क्या करवाती है? अप्लाई करवाती है देश भर में, कि उसको कैसे बढ़िया तरीके से हम क्या कर सकते हैं? अप्लाई करवा सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, तो मुझे बताएं बेटा सभी लोग जोर से बताइएगा, लॉ क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स की, रेगुलेशंस की, लॉ की जरूरत है हमें क्या मेंटेन करने के लिए? ऑर्डर, स्टेबिलिटी, सेफ्टी। और क्या दूर करने के लिए? कॉन्फ्लिक्ट। क्या देने के लिए? जिसने गलती करी उसे क्या मिलेगी? और हमारे इंडिया में लॉ बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? पार्लियामेंट में क्या होता है? लास्ट में किसकी परमिशन लेनी है? सुप्रीम कोर्ट का काम लॉ को बनाना है या पढ़ना है? और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉ बनाएगी या अप्लाई करवाएगी? अप्लाई करवाएगी। क्लियर है यहां तक की सारी बातें? ठीक है, अब इसके बाद हमारा एक सवाल रह जाएगा, हाउ द लॉ इज मेड। इसका जवाब नेक्स्ट क्लास में देंगे और इसके बाद फिर हम आपके जो वो है सिलेबस है उसमें मूव कर जाएंगे। अपना पहला जो कानून होगा उसको क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। करेक्ट है? ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आपको कोई डाउट हो तो प्लीज बताइएगा, इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो, एनीथिंग। ओके, 2-3 बातें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं जरा। पहली बात, आप कृपा करके क्लास में एब्सेंट ना हो, एब्सेंट ना हो। इन केस कोई बहुत जरूरी काम आया और आप एब्सेंट हो भी गए तो आपके लिए हमारे पास बैकअप अवेलेबल रहेगा। क्लास का जो बैकअप होता है, वीडियो बैकअप, वो आपके पास अवेलेबल रहेगा। जैसे हमारी जितनी भी क्लासेस होती हैं वो सारी की सारी क्लासेस जो है वो क्या रहेंगी?
रिकॉर्डेड रहेंगी। जैसे अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको, ये सारी क्लास क्या हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो आपके पास रिकॉर्डेड बैकअप रहेगा, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना, रिकॉर्डेड बैकअप इज अ बैकअप ओनली, ये सिर्फ काम चला हुआ है। जो क्लास में बैठ करके ऑफलाइन सामने पढ़ने का जो फील होता है, वो फील आपको कभी भी स्क्रीन पे देख करके नहीं आता है। इसलिए इसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। आज मेरा दिल नहीं कर रहा है तो मैं ना जाऊंगा और फिर बैकअप मांग लूंगा, बैकअप मिल जाएगा मुझे, राइट। तो आपको ये नहीं करना है। बहुत जरूरी कोई काम है, अनअवॉइडेबल रीजंस हैं, देन यू कैन डू सो, ठीक है। फिर आपको बैकअप जो है, और वो बैकअप भी जो है ना, आपको आफ्टरनून के बाद ही अवेलेबल होता है, क्योंकि ये वीडियो वो होती है, एडिट होती है, फिर उसके बाद दोपहर के बाद अवेलेबल होती है। तो थोड़ा सा आप क्या रहते हैं, डिले रहते हैं उस चीज के अंदर। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्लास में आपको एब्सेंट नहीं होना है। दूसरा, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, देखिए आपने एक प्रोफेशनल कोर्स को चुना है। अब अगर आपने एक प्रोफेशनल कोर्स को चुना है, तो आपको थोड़ा सा अपना एटीट्यूड प्रोफेशनल वे में रखना भी पड़ेगा। आप धीरे धीरे हमसे भी सीखेंगे, हमें भी देखेंगे, हमारी चीजों को भी अडॉप्ट करने की कोशिश करिएगा, और कुछ कुछ चीजें अपनी तरफ से भी लेकर के आइएगा। प्रोफेशनल कोर्स जब हम करते हैं, उसके अंदर सबसे पहली चीज आती है क्लास का डेकोरम। क्लास का डेकोरम आपको मेंटेन करके रखना है। आपसे और हमसे ही क्लास है, किसी और से नहीं है। क्लास के डेकोरम का मतलब ये होता है कि जब टीचर पढ़ा रहा है, उस समय पर आप पूरे तरीके से क्या ध्यान दीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। नाउ इट इज नॉट 11th 12th क्लास की, जहां पर कि आपका कुछ छूट गया हम बाद में कर लेंगे, और नहीं भी समझ में आया तो 12th के मार्क्स के बेस पे क्या ही करना है जिंदगी में, कम भी आ गए तो क्या फर्क पड़ता है। नाउ इट्स ऑल अबाउट योर करियर, इट्स ऑल अबाउट योर फ्यूचर, ठीक है। यहां नॉलेज में जितना इंपॉर्टेंट एग्जाम में लिखकर आना है, पास होना है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज है, कि आपको जो इतनी बातें हम बता रहे हैं, वो सारी बातें आपके दिमाग में जाती चली जाएं। तो इसलिए आपको प्रोफेशनल डेकोरम थोड़ा सा मेंटेन कर रहे हैं, तो एक तो क्लास का डेकोरम मेंटेन करके रखना है कि उल्टी चीजों में इन्वॉल्व नहीं रहना, बातचीत में इन्वॉल्व नहीं रहना। जब आपको टाइम मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अब 2 मिनट के लिए आपको ब्रेक दे दिया, आप उसमें बात करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल ड्रेस भी मेंटेन करनी है। अच्छा, प्रोफेशनल ड्रेस मतलब कल से क्या हम टाई वाई लगा करके आए? नहीं, ये तो ऑब्वियसली बात है, हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे आपसे। लेकिन 2-3 चीजें मैं आपको बोलूंगा, मैं सिर्फ ये सजेस्टिव है, मेरी तरफ से कंपलसरी नहीं है, आई कैन नॉट फोर्स यू कि आप ये करें, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि ये चीजें अगर आप करेंगे तो थोड़ा सा प्रोफेशनल फील धीरे धीरे आपको आना, डेवलप होना स्टार्ट होगा। पहला ये कोशिश करें, लोअर में पजामे में क्लास में ना आए। शॉर्ट्स में तो दिख मत जाना, मैं आग लगा दूंगा, बता रहा हूं, अगर आप मुझे शॉर्ट्स में दिखाई देगा कोई तो, ठीक है। दूसरा, हवाई चप्पल, भैया कंफर्टेबल लगता है तो कंफर्टेबल तो शॉर्ट्स में भी लगता है, हवा आर पार होती है बिल्कुल एकदम। तो उसका ये मतलब नहीं है कि हर चीज कंफर्टेबल चीज तरीके से की जाए। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, चप्पल अवॉइड करिएगा। शूज पहनिए, जो सैंडल आती हैं, स्लीपर्स आते हैं, वो आप पहन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन वो जो हवाई चप्पल है, वो तो बिल्कुल ही एकदम से मतलब, मैं क्या ही कहूंगा, है ना। तो वो थोड़ा सा मेंटेन करके चलना है। और तीसरी, ये कंपलसरी चीज है, इसके लिए मैं आपको आज ही कसम दे दूंगा, ये कसम आपको हमेशा चढ़ी रहेगी जब तक बैच खत्म होगा, कि क्लास में आएंगे तो नहा कर आएंगे। अरे भैया 8 बजे ही क्लास होती है, मैं तो उठता ही 7:30 हूँ, 7:30 उठा, उसके बाद बस वो पट्टी वट्टी करी, सीधा यहाँ आ गया, अब क्लास में वो नहीं करेंगे, नहा करके आएंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और जो मुझे लगेगा क्लास के अंदर कि आज वो नहा के नहीं आए, मैं फोटो खींच लूंगा उसकी, ठीक है। तो प्रॉपर ड्रेसड अप होकर के आइए, अच्छे, ठीक है। जीन्स पहनिए, टी शर्ट पहनिए, जो मर्जी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं बिल्कुल कोई बर्डन नहीं डाल रहा है, मैंने आपको बोल दिया दिस इज सजेस्टिव ओनली, ठीक है। बट आप प्लीज 2-3 चीजें बिल्कुल अवॉइड करिएगा, शॉर्ट्स में बिल्कुल नहीं आना, चप्पल में बिल्कुल भी नहीं आना, ठीक है। ये काम नहीं करना है। अब भैया हम शूज पहन के तो आ जाए, लेकिन अब 3 घंटे 4 घंटे की क्लास होगी, वो शूज में बंदे बंदे ना थोड़ा सा ऐसा कसा कसा सा फील होता है, ऐसा एरी एरी सा लूज लूज सा फील नहीं होता, वो फील करना भी नहीं है। आगे की जिंदगी आपकी सारी प्रोफेशनल ड्रेसअप में जानी है, आपको धीरे धीरे इसकी हैबिट लगेगी, तो आपको आदत होगी। और थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल जोन से बाहर रखना है, ऐसे नहीं कि आपको लगे कि बिल्कुल ही भैया अब 2 बच्चे हैं भाई साहब, वो नीचे जूते पहन के आए, जूते नीचे उतार दिए और बदबू आ रही है, मोजे भी नीचे उतार दिए, ऊपर आलती पालती मार के बेंच पे बैठ गया। मैंने कहा बेटा ये क्या है, मजा आ रहा है। मैंने कहा भाई सारे मजे यही नहीं लेने हैं क्लास के अंदर ही, ठीक है। थोड़ा सा डेकोरम आपको क्या करना है, मेंटेन करके चलना है, ठीक है जी। तीसरी बात ये कि आपको अगर कोई भी होमवर्क मिल रहा है, तो उस होमवर्क को आप प्रॉपरली टाइमली कंप्लीट करके चलेंगे, ठीक है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं बेटा जो लोग सीयूटी की भी तैयारी कर रहे हैं, रेज योर हैंड्स। ओके, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा। अगर आप सीयूटी की भी तैयारी साथ साथ कर रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, पूरे अप्रैल में और आधे मई में
आपको यहाँ हमारी क्लासेस की तरफ से कोई प्रेशर फील नहीं होगा, बिकॉज आप देखिए अभी तो इंट्रोडक्शन ही चलेगा, ठीक है ना, और चीजें अभी धीरे धीरे पकड़ में आएंगी। शुरू शुरू में नए सब्जेक्ट्स हैं, नई चीजें हैं, तो सिलेबस धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगा, धीरे धीरे स्लो चलेगा, फिर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगा। तो तब तक आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, आप पूरा ध्यान किस पे लगा सकते हैं, सीयूटी पे लगा सकते हैं, ठीक है। और बाकी लोग जो सीयूटी नहीं दे रहे हैं बेटा, आपका तो माई बाप यही है, आप जितना ध्यान लगाएं यही लगाएं, बाकी कोई और क्लास में इन्वॉल्व होना हो, आपको तो इन्वॉल्व होना ही होना है हर तरीके से, क्योंकि आपके पास यही चीजें करने के लिए, ठीक है जी। अगली बात ये रही कि आपके पास जितनी भी फैकल्टीज हैं, जितनी भी टीचर्स हैं, वो सब आपकी पर्सनल हेल्प के लिए अवेलेबल रहेंगे। आपको उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट आते हैं, वो आप उनसे बात कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे पढ़े हुए हैं पहले, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो निपुण सर से पढ़े हुए हैं, कोई सुमित सर से पढ़ा हुआ है। तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे बारे में कुछ कहना है आपको, वो आप डायरेक्ट मुझसे नहीं कह पाएंगे, आप जिनसे पढ़े आप उनसे कंफर्टेबल है उनसे कह सकते हैं। उनके बारे में कुछ कहना है आप उनसे नहीं कह पाएंगे, मुझसे कह पाएंगे, मुझसे कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप अपनी बात को क्या कर दें, प्रॉपरली शेयर कर दें, कम्युनिकेट कर दें, जो भी आपको लगता है, आपको कोई दिक्कत फील हो रही है या आपको कोई कहीं पे कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, वो सारी चीजें, राइट, ओके। अब ये मुझे बताइए, जो सीए फाउंडेशन वाला ग्रुप बना हुआ है हमारा, उसमें आप में से कौन है जो उस ग्रुप में ऐड नहीं है? ओके, अच्छा आप लोग ऐड नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है, अभी ब्रेक होगा, ब्रेक में ऐड करवा लेना, ठीक है। तो आपको भी ऐड कर देंगे, ग्रुप में ऐड होना जरूरी है, सारी इंफॉर्मेशन उसी के अंदर आ जाएगी। फिर आपको कोई डाउट हो बेटा किसी का यहां तक? नहीं, ठीक है। तो अभी आपके 10:45 वो रखे हैं, 10-15 मिनट का आपका ब्रेक है, 11 बजे अकाउंट्स की क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, मैं ही लेट हो गया क्लास को खत्म करने में। तो आप जब ब्रेक पे जाएंगे, तो ब्रेक पे हमें क्या करना होता है भैया, ब्रेक पे आप जाएं, देखिए बेटा यहाँ बगल में हमने पिज्जा हट खुलवा रखा है, एक डोमिनोज भी है, इस तरफ जाएंगे, इधर मैकडी खुला हुआ है, और उसके बगल में आपको दिखेगा वो क्या नाम है आपका, डीएलएफ मॉल है, उसका नाम हमने विशाल मेगा मार्ट रखा है, पर है वो डीएलएफ मॉल, आप उधर भी जा सकते हैं। वॉशरूम अगर आपको यूज करना होगा तो आप जैसे हमारे गेट से बाहर निकलेंगे, गेट से बाहर निकलते ही राइट साइड में जाएंगे और बैल्कनी की तरफ जाना है, वहां 2 वॉशरूम है, आप उनको किसी एक को यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, और क्या नाम है, पानी पीना है, पानी यहाँ अवेलेबल है, जिनको नहीं पता मैं उनको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आपको चाय पीनी है, आप नीचे उतरेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, वहाँ चायूस भी है आपका, ठीक है। तो कई सारे वो बड़े बड़े जो ब्रांडेड हैं वो सब यहाँ खुले हुए हैं, राइट। तो आपको बताइए, आप जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ जयपुर से आते हैं, इसलिए यहाँ सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो आप बिंदास मजे ले सकते हैं उन सब चीजों के, ठीक है। चलिए बेटा, आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली क्लास में। राधे राधे एवरीवन।